एल्केन्स लास्ट क्लास में किया था खत्म। आज हम एल्कीन्स की प्रेपरेशन, उसके आइसोमेरिज्म और उस सब को करेंगे, और एक ही रिएक्शन हो पाएगा। मुझे थोड़ा सा आपसे चाहिए सपोर्ट फ्लो के लिए। ये लिखने में जो लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं, घर जाके लिखना आज, ठीक है? कनुष, और पीछे नहीं मिली सीट? मतलब मैं बाहर बैल्कनी लगवा देती हूँ, वहां बैठ जाओ। एक तो तुम्हारी हाइट छोटी, तुम हमेशा सबसे पीछे क्यों? जब मैं हर क्लास में इंसिस्ट करती हूँ तो सोचा करो ना इसके बारे में। अच्छा, ओके, स्क्रीन ज्यादा आईज में पड़ रहा है। चलो हम मैट फिनिश में लाने की कोशिश करेंगे तब तक। चलिए, एनीवेज, आज मेरे को जो एक रिएक्शन कराना है, मुझे थोड़ा सा आपसे ये सपोर्ट चाहिए कि लिखें जल्दी, और अगर ना लिख पाए तो कोई बात नहीं, सुने अच्छे से, ठीक है? सो एल्कीन्स की अगर मैं बात करूं तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला सबके पास लिखा हुआ है, क्लास 10 से सबको पता है। एल्केन के 2 H हटा दो, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जो बचेगी उसका एक बॉन्ड और बना दिया, तो एल्कीन इज दिस। 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंस मींस एल्कीन। 2 पाई बॉन्ड होंगे तो डाईन, 3 होंगे तो ट्राइन, ठीक है? ये एल्कीन होता है। सबसे पहले एल्कीन का आइसोमेरिज्म के बारे में मैं बात करूं। आपने देखा एल्केन में आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल था, समरी भी लिखी थी। ऐसे ही आज इसकी भी समरी मिल जाएगी, तब सारे पुराने आइसोमेरिज्म तब बात कर लूंगी। लेकिन हमारा इंटरेस्ट अभी क्या है? स्टीरियो, जो हमने पिछले चैप्टर में नहीं किया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसका क्या होगा? आपको अगर याद हो, मैंने एल्केन का स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सॉरेश, एल्केन का स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसे करवाया था, फ्री रोटेशन। ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन। क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो उसमें स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड और साइक्लोएल्केन जैसी चीजें आपको मिली। लेकिन एल्कीन, बिना मॉडल के बता रही हूं, ये एल्कीन का सीसी सिंगल बॉन्ड है। इधर एक कार्बन समझ लीजिए, इधर एक कार्बन समझ लीजिए, राइट? दोनों कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल दिख रहा है सबको। उन दोनों के बीच क्या होगा? पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैप का मतलब हो गया जी पाई बॉन्ड बन गया। बाकी के 2 H लगे हुए हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। नाउ इमेजिन यहां पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में ओवरलैप है, पाई बॉन्ड बना हुआ है। अगर मैंने इसको घुमाने की कोशिश की, चेतन यादवी, क्या मैं फ्रीली रोटेट कर सकती हूँ इसको? नहीं। अगर मैंने इसको घुमाने की कोशिश की, जो जहां जंजीर बांध रखी है मैंने पाई बॉन्ड की, वो टूट जाएगी। विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड मैं रोटेट नहीं कर सकती, यानी कि पाई बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। नो रोटामर्स, नो कन्फॉर्मर्स, नथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कोई आइसोमेरिज्म नहीं मिला एल्कीन में, जैसा हम पढ़ के आए एल्केन में मिलता है रोटामर्स वाला, ठीक है? तो फिर इसमें कौन सा है? यानी कि ड्यू टू दिस, इसकी वजह से रोटेशन तो रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब अगर मैं आपको कहूं इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से कोई स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता हो, तो अगर आप देखें आपके सामने मैंने क्या लिखा है, कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें मेरे को यहां मिलने के चांस हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस तो मैं भी नाम ही नहीं पहुंचा मेरे पास। तो कौन सा आइसोमेरिज्म मिलने के चांस हैं? दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं, क्योंकि ये मॉडल्स प्लेनर्स के लिए बने ही नहीं होते, एल्कीन प्लेनर है, तो मैं मॉडल्स में भी नहीं ला सकती वो, बिकॉज मॉडल्स आर फॉर नॉन प्लेनर। एल्कीन तो प्लेन में आ गया, तो मेरे हाथ में एल्कीन को इमेजिन करते हो, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। कैन यू पीपल इमेजिन? प्लेन ऑफ पेपर, स्क्रीन या हाथ? अब मैं अपने हाथ को यूं कर दूं तो आपको पता है ना मेरे हाथ के प्लेन में क्या है? एक कार्बन और दूसरा कार्बन, और दोनों के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और एक पाई बॉन्ड बना है। अब इस वाले कार्बन पर एक लगा है हाइड्रोजन और दूसरा लगा है मिथाइल। एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। प्लेनर के मेरे पास होते ही नहीं है मॉडल्स, किसी के पास नहीं होते, बिकॉज मॉडल इज फॉर नॉन प्लेनर। तो ये 2 ग्रुप लगे होंगे, ये लगा हुआ है H और ये लगा हुआ है CH3, राइट? ऐसे ही इस वाले कार्बन पे होंगे। तो एक इसका ओरिएंटेशन समझ लो, ये ओरिएंटेशन इसका फिक्स्ड है, क्योंकि रोटेट हो नहीं सकता। अगर H ऊपर है, ऊपर नहीं, बट मेरे हाथ में अगर H ऊपर आपको दिख रहा है, तो H अगर ऊपर है तो CH3 नीचे है। ऐसे कुछ एल्कीन आप आज के बाद इमेजिन करोगे इजिली ऑन द प्लेन ऑफ हैंड और प्लेन ऑफ पेपर और स्क्रीन, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ऐसी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से मेरे को एक छोटा सा सिंपल सा एल्कीन जो यहां पे दिखाई दे रहा है, ब्यूटीन, शायद सबको समझ आ रहा होगा मैंने ब्यूटीन बनाया है। अगर इस वाले ब्यूटीन का पाई बॉन्ड का ये ऑर्बिटल हटा दूं फॉर जस्ट अ मिनट कि ये था ही नहीं,
तो अब आप इन दोनों एल्कीन को अगर देखो, क्या फर्क दिखता है ओरिएंटेशन में दोनों में? सिस ट्रांस मैंने लिखा है, मैं वो पूछ ही नहीं रही आपसे। दोनों में फर्क क्या मिलता है? दोनों में ये है कि बोथ फॉर्म्स, इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया मैं साइक्लोएल्कीन में आपको दे चुकी हूं, इसलिए नॉट न्यू टू यू। इन दोनों में क्या मिला? CH3, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन डायगोनल ऑपोजिट साइड। दोनों CH3 डायगोनल में थे या दोनों CH3 सेम साइड थे? किसके? C डबल बॉन्ड C। तो आप जब भी इसको इमेजिन करें, C डबल बॉन्ड C ये रहा मेरा हाथ, दोनों CH3 एक ही साइड में, दोनों CH3 यूं हैं, तो ये क्या होगा? सिस। अब मैं रोटेट तो कर नहीं सकती थी इसको, लेकिन अगर मैंने इमेजिनेशन में रोटेट किया तो CH3 ऊपर चला गया ना। बिना रोटेट किए कोई और फॉर्म बन रही है, वो जो दूसरी फॉर्म है वो रोटेट से नहीं बन सकती, वो तो बॉन्ड तोड़ के दोबारा जोड़ने से ही बन सकती है। यस, दैट्स व्हाई बोथ फॉर्म मेक अ सेंस। या तो ब्यूट इन आपको सिस फॉर्म में मिलेगा देखने को, या मिलेगा ट्रांसफॉर्म में। तो ब्यूटीन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है दीज टू फॉर्म एग्जिस्ट डिफरेंटली, दे आर नॉट रिवर्सिंग इन इनटू ईच अदर लाइक स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स। क्योंकि उसमें तो रोटेशन हुए जा रही थी, स्टैगर्ड एक्लिप्स में, एक्लिप्स स्टैगर्ड में नो, ऐसा यहां बिल्कुल नहीं है। यहां या तो किसी रिएक्शन में सिस बनेगा या किसी रिएक्शन में ट्रांस बनेगा, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, इनके बॉन्ड फॉर्मेशन ओरिएंटेशन अलग है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए सिस ट्रांस। थोड़ा सा आइडिया साइक्लोएल्केन में था, तब मैंने कहा था इसकी कंडीशंस मैं नहीं लिखवा रही, क्योंकि अगले उसमें स्टार्टिंग में ही लिखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है दो आइडेंटिकल ग्रुप्स का सेम साइड पे होना या ऑपोजिट साइड पे होना, ये भी एक तरह का डिफरेंस है स्पेशियल अरेंजमेंट का, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये डेफिनेशन सिर्फ आपके मेरे बात करने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। लिखने के लिए तो सीधा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नाम का एक आइसोमेरिज्म है जिसकी कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हमेशा दो ही शर्तें हैं। पहली शर्त रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां मिलती है? सिर्फ एक तो पाई बॉन्ड यानी एल्कीन में, और दूसरी साइक्लो एल्केन्स में। मैंने पाई बॉन्ड यहां पर C और C का लिखा है क्योंकि मेरा चैप्टर एल्कीन है। आगे जाके शायद C और N के बीच के पाई बॉन्ड में भी ये हो। बात तो एक ही है ना, पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेट करके नहीं, अरे टूट के बन रहे हैं दोबारा, इसलिए दो सेपरेट फॉर्म्स हैं। सो पाई बॉन्ड का होना, और साइक्लोएल्केन में, साइक्लोएल्केन भी पाई बॉन्ड बराबर काम करता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दिखाने की पहली शर्त तो है जी पाई बॉन्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइक्लोएल्केन। दूसरी शर्त क्या है जिसके बारे में बात ही नहीं हुई? अगर अब इन दोनों फॉर्म्स को देखना आप लोगों को जो मैंने बना के दे रखी है, इस फॉर्म को क्या बोलोगे? सिस के ट्रांस। वेरी ऑब्वियस, तो सिस ट्रांस ढूंढना आ गया। शब्द चाहे ना आए आपको, इसके बोलने के परवाह भी नहीं है, कोई नहीं शब्द पूछ रहा, शब्द मेरी जिम्मेदारी है, मुझे बोलने के लिए चाहिए। इसको बड़े आराम से तुम सिस कह सकते हो। और अगर मैं तुम्हें कहूं इसका ट्रांस बनाओ, बना के दे दोगे? सिर्फ ए और बी की जगह बदल देनी, आप ट्रांस भी बना दोगे। मीन्स यस, दिस शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड नंबर 1 था, ये कंपाउंड नंबर 2 था। दोनों का IUPAC नेम भी अलग होगा, सब अलग होगा। मुझे बताइए ये कौन सी फॉर्म है? सिस की ट्रांस? कुछ ने बोला सिस, कुछ ने बोला ट्रांस, यही चाहिए था मेरे को। जो लोग तो रुको 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 रुको, मैंने सेम साइड ये तो एक बार भी नहीं बोला। अगर पिछली क्लास के भी अगर आप एग्जांपल्स देखो, और आज तो 0 से शुरू कर रहे हैं, सेम साइड का मतलब समझा आपने? दोनों अलग कार्बन पे सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, दोनों अलग कार्बन पे सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड इज दिस, सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट यानी डायगोनल टू ईच अदर इज ट्रांस। लेकिन अगर आपने एक ही कार्बन पे दोनों सेम लगा दिए, राइट, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता ही नहीं सकते ना। आप इसको सिस बोल सकते हैं, ना आप इसको ट्रांस बोल सकते हैं। ये और क्लियर होगा मेरे तीसरे एग्जाम्पल से। तीसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूं वो बेटर रहेगा इससे आपके समझने के लिए। ये देखिएगा, जैसे ही आप किसी एल्कीन में ये देखो एक कार्बन पे दोनों सेम है, उसके बाद कुछ पढ़ो भी मत, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा ही नहीं। क्यों भाई? वो समझने के लिए। इसको क्या बोलोगे? सिस के ट्रांस।
अगर तो तुम लोग इन दोनों को देखो तो सिस है भाई, आप ही ने बताया। और अगर तुम इन दोनों को देखो तो ट्रांस है भाई, आप ही ने बताया। तो आधी जनता इसको सिस बोलेगी, आधी जनता इसको ट्रांस बोलेगी। इट मींस व्हाट? इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखिए आपस में खुसफुसाहट छोड़िए, अभी शुरू हो रहा है। स्टॉप गेसिंग, आ रहा है गेस करने वाला कम, अभी सुन लो, अभी तो पढ़ाना शुरू किया है मैंने। तो यहां पर एक ही कार्बन पर अगर दोनों के दोनों सेम हैं, आपका सिस ट्रांस आंसर ही नहीं आ सकता। किसको रोकूंगी मैं? सिस वालों को नहीं, ट्रांस वालों को नहीं, दोनों ही फॉर्म्स हैं। दोनों ही फॉर्म्स है तो फिर काहे की डिफरेंट फॉर्म्स है? एक ही में दोनों ढूंढ रहे हो तुम लोग। तो एक कार्बन पे अगर दो सेम एटम्स ग्रुप्स कुछ भी लगा है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं क्या डिफरेंस दूंगी? ये ए इसके साथ सिस में है, तो दूसरा कहेगा क्यों भाई, ये ए अपने ही जैसे एक और के साथ ट्रांस में, इसके दोनों नाम दो जी, सिस और ट्रांस। इससे बेटर है नाम ही छोड़ दें। क्योंकि अगर यानी कि दो ही कंडीशन है जिसमें पहली कंडीशन आपको कभी डाउट में ही नहीं लाएगी। पहली कंडीशन तो पता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ही होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी किसमें नहीं होता, ये ढूंढना आपका पहला क्वेश्चन है आज के लिए। तो पहले क्वेश्चन में आपने देखना है, अगर सीधे मेरे पास जब भी डाउट आता है मैं एक ही चीज देखती हूँ, आप चाहे कितना लंबा भी डाउट पूछें, मैं एक ही चीज देखूंगी, क्या इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है? हाँ, खत्म क्वेश्चन वहीं पे। उसके बाद आप कितनी कहानियां गढ़ लो, कितने ही इफ्स एंड बट्स दे लो, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो आई होप ये कंडीशन सबके पास समझ आ गई। मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं या मेरे को वेट करना है? क्योंकि ये स्लाइड बहुत देर से खुली हुई थी एंड मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि बच्चों ने नोट कर ली होगी, बिकॉज आपको पता है कि आप नोट करना चाहते हैं, नोट करना जरूरी है। अब मेरे पास अगली स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को वो ऑप्शन मैंने दिखाने, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। अभी फोकस हमारा उसी पे रहेगा। ये क्वेश्चन आपको काफी मिलेगा आइसोमेरिज्म पे। आज के बाद मैं आपको वो डीपीपी दे पाऊंगी जो आइसोमेरिज्म की रोक रखी है, स्टैगर्ड एक्लिप्स वाली भी और एल्कीन के स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाली भी, आज के बाद वो मिल जाएगी। तो अब मैं इसके लिए आ जाती हूँ जी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने को। एबीसी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मेरी सीक्वेंस जरूर खराब हो सकती है, बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिस, सबसे पहली हिंट कि क्यों तुमको पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़े, सिर्फ एक आधी चीज देख के रूल्ड आउट करना शुरू करें। अगर कहीं भी तुम टर्मिनल एल्कीन पे आ गए, टर्मिनल एल्कीन का मतलब क्या है? इस कार्बन पे चेक, दो एच दोनों सेम, पॉइंट ही नहीं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो। यहां मैंने कितनी तूफानी स्ट्रक्चर्स बना रखी हूं, देखना भी मत। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और लैंग्वेज में लिखा होगा टर्मिनल एल्कीन, नॉन टर्मिनल एल्कीन, साइक्लो एल्केन, नन ऑफ द अबाउ। साइक्लो एल्केन भी दिखाता है, नॉन टर्मिनल अब पता लग जाएगा दिखाएगा, टर्मिनल एल्कीन कभी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा टर्मिनल एल्कीन? उस पर दोनों एच लगे हुए हैं। और अभी अभी मैंने बात करी, एक कार्बन पर अगर दोनों ग्रुप सेम लगे हैं, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर? फर्स्ट केस। अब मैंने यहां पर पता नहीं ए के बाद सी क्यों लिखा है, मुझे भी नहीं पता क्या बताना चाह रही होंगी, हो सकता है कि ये चीज दे दी है। एनीवेज, इसमें बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? आई एम वेटिंग। क्योंकि आप अब ऐसे मत एक्सपेक्ट करना मैं ए और बी ऐसे खोल के दूंगी, नो। धीरे धीरे मैं आईयूपीएससी नेम दूंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जब मैं आऊंगी। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ओपन करके दिया और आपके सिंपल स्कूल बेस्ड क्वेश्चन पेपर में इसको आईयूपीएससी नेम से दे रखा होगा, आपने खुद से स्ट्रक्चर बनाना है। अब अगर इसको मैं देखूं सी डबल बॉन्ड सी, ये एच पता नहीं क्यों बीच में मैंने सजा रखे हैं, बाद में प्लान किया होगा कुछ लगाने को। तो इस कार्बन के साथ दो ग्रुप कौन से सेम है? नहीं। जब दो ग्रुप सेम नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सिस ट्रांस बाद की सीढ़ी है मेरे लिए। तो इस कार्बन पर, आज के बच्चों का सब्जेक्टिव टेस्ट पहले ही टाइमली एक बार देख लेना, ठीक है? दिस और इस पे भी वही दो अलग अलग लगे हुए हैं, तो मैंने ये कौन सी फॉर्म बना दी बच्चों? सिस। अगर कहूंगी तो आप इसकी ट्रांस खुद बना लोगे बड़े आराम से। तो इट मींस मेरे को क्या देखना है? टर्मिनल तो नहीं है, टर्मिनल है तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी चीज क्या देखनी है? नॉन टर्मिनल के साथ साथ ये देखना है दोनों ग्रुप्स दोनों पे डिफरेंट होने चाहिए। एक कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ग्रीन फ्लैग है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो मैं यस करके
इसका क्या बना के दे रही हूं आपको अभी, सिस ट्रांस आप खुद बना सकते हैं। साथ साथ अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा, ये तीसरा फॉर्म है, हाँ या ना के साथ नोट करिए। तो आई थिंक सी इसके लिए था, ए बी एंड सी। मुझे सिर्फ ये चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। मैंने जो सजा के लिखा हुआ है वो ट्रांस है, सिस है, वो आपका हेडिक है, होगा। तो वही ऊपर वाली चीज को मैंने क्या लिख दिया, इथाइल की जगह अब ईटी के लिए तैयार रही, मिथाइल की जगह एमई के लिए तैयार रहिए, प्रोपाइल की जगह पीआर और ब्यूटाइल के लिए बीयू की जगह आप रेडी रहिए कि ये मिल सकते हैं। तो देखा जाए बी और सी फॉर्म सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो तीनों के तीनों एग्जांपल्स आपको दिखाए किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, किसमें नहीं। अगले जो केसेस होंगे वो मैं बात भी नहीं करूंगी, आप लोग खुद बताएंगे यस और नो, क्विकली नोटेड। अगले एग्जांपल अच्छे हैं, आपको देख के खुद बताने होंगे। मेरे साथ साथ नोट करिए, इजी सा टॉपिक है। आ जाऊं अगली स्लाइड पे बच्चों, हो जाएगा सबका ये चेक। मैंने तो बना दिया सिस ट्रांस, करेक्ट बनाया, कोई गलती हो तो बताएंगे आप। आपका क्वेश्चन होगा ये, दिस इज योर क्वेश्चन, ब्यूट टू इन ओइक एसिड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं कि नहीं है, कितने हैं, क्या है, बताइए। उस वक्त कहना मत मेरा आईयूपीएससी छूट गया था, देखना पता नहीं मैंने क्या किया, ब्यूट टू इन ओइक एसिड चेक। पहले मैं स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊंगी, फिर सोचूंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या था, डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो ग्रुप हैं वो सेम साइड हैं कि ऑपोजिट साइड हैं। तो फिर मैंने यहां पर देखा भाई नॉन टर्मिनल है, चांस पूरा है बनेगा। टर्मिनल पे तो मैं स्ट्रक्चर भी नहीं बनाती, नॉन टर्मिनल है, बना के तो देखना पड़ेगा। फिर मैंने बना के देखा एंड आई केम आउट, इस वाले कार्बन पे चेक, एक H भी है, एक CH3 है, H और CH3 ऐसे लिख दिया। इसके पड़ोसी कार्बन पे एक H है और COOH है। अब इसमें और पिछले एग्जांपल्स में क्या फर्क है वो बहुत ध्यान से देखिए, ट्रांजिशन देखो कहां पहुंच गए। H और COH सारे सेम नहीं है, सिर्फ एक सेट सेम मिला मेरे को, सो व्हाट, मैं उससे ट्रांस और सिस दूंगी। यानी अब मुझे समझ आ रहा है सिस और ट्रांस के लिए सिर्फ एक सेट ऑफ ग्रुप सेम होना जरूरी है, बाकी कुछ भी लगाओ आई डोंट केयर। सिर्फ एक सेट ऑफ ग्रुप मेरे को सेम मिल गया, एटम मेरे को सेम मिल गया, मैं उसी के सहारे सिस ट्रांस ढूंढ लूंगी। ये एग्जांपल आपको एक ट्रांजिशन पे ले आया। क्या दोनों ही सिस ट्रांस होने चाहिए थे? नहीं, कोई एक भी ग्रुप मिल जाए ना सिस और ट्रांस बताने वाला, आई कैन टेल यू, नोट इट क्विकली। फिर मैं अगले पे आऊं, एक भी सेट डिफरेंट मिल गया तो आई एम गुड टू गो। ये ऑनलाइन वाले बच्चे कैमरास ऑन कर लें इफ पॉसिबल, कुणाल को तो नहीं कहूंगी मैं, अर्पिता और साइयांश कर सको तो। मेरा ऑन ही है। अच्छा, तुम्हारा फिर मेरे यहाँ सेटिंग में कुछ ऐसा, आई एम सो सॉरी अर्पिता। हाँ जी, यहाँ से कोई डाउट आया था, कोई हाथ उठा था, कुछ आवाज आई, मुझे ऐसे लगा। एनीवेज गुड, नहीं है डाउट तो। ये हो गया सिस ट्रांस। अब आगे चलती हूँ, एक और केस। इसमें क्या समस्या है, यहां से शुरू हो जाता है जेई नीट। बस एनसीईआरटी वालों का हो गया सिस ट्रांस, 15-20 मिनट आराम से बैठो, पिछली डीपीपी का काम करो। इसका क्या करूं? अगर मैं आपकी गट फीलिंग से पूछूं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, पहली शर्त रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरी शर्त, जो ग्रुप है सी के साथ दोनों लगे हुए वो सेम नहीं होने चाहिए। एग्री तो वो भी हो रही है, दोनों शर्तें एग्री हो रही है, तीसरी आपने कोई लिखवाई नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगा। तो अगर इसमें मैं कहूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, सिस ट्रांस कैसे ढूंढूं? तो आपकी फील के लिए जरा समझिए, मैंने ऊपर लिखा है ना ABCD, छोटी छोटी स्लाइड्स हैं क्योंकि आपको आइसोमेरिज्म क्लोज कराना है अगले साल। इसको कोई पढ़ना मत, दोबारा आज के बाद पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इजी सा है। चारों डिफरेंट बना दिए मैंने बच्चों, देखो किसको देख के तुम सिस बोलोगे? कोई दो सेम होते तो कहते जी ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों ऑपोजिट साइड है, ये सिस है, ये ट्रांस है। यहां तो मैंने आपका सारा डेफिनेशन ही बदल दी, दो सेम साइड को मैं सिस बोलती थी, दो सिमिलर ग्रुप को ऑपोजिट साइड को मैं ट्रांस बोलती थी। यहां डेफिनेशन ही चेंज हो गई, यानी यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगा। क्योंकि बच्चों इन दोनों में फर्क है, पहले ये देखो फर्क तो है, और फर्क बहुत क्लियर दिख रहा है। एक में Cl इस साइड है, एक में Cl इस साइड है। ओरिएंटेशन तो बदल गई सर, ओरिएंटेशन बदल गई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो है। ज्योमेट्रिकल है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो है। और जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में जगह बदली है तो वो ज्योमेट्रिकली, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का मतलब ही है जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ग्रुप के ओरिएंटेशन के बदलने को आप कहते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस कैसे बोलूं, आई सरेंडर, भाई सिस ट्रांस का मेरे को मिल ही नहीं रहा। तब इसके लिए कहा गया एक नया नॉमेनक्लेचर ईजेड। जब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको कराते हैं तो गलती से कई जगह पे सिस ट्रांस चला जाता है और हम बोलते हैं रुक जाओ अभी मत करो, अभी तुम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओ, सिस ट्रांस बाद में पता लगेगा। जब चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, उसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको क्या नाम दिया, ईजेड। मैं ई और जेड की अभी फुल फॉर्म नहीं दे रही आपको, राइट। ये ई कहां से आया और जेड कहां से आया, पहले समझ लें ई जेड क्या है। ई जेड वही है जो सिस ट्रांस है, जहां पर आप ट्रांस को बस ई बोल देते हो, सिस को बस जेड बोल देते हो। ये किस बेसिस पे मैं ट्रांस बोल रही हूँ, कोई अंदाजा, कोई इंटेलिजेंट गेस? मैंने किस बेसिस, हाँ अब समर 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 अब तो बताओ किस बेसिस पे, गट फीलिंग तुम शायद बता सको। हाँ शायद नहीं, अब कॉन्फिडेंस से बोल दो कि हाँ मतलब तुम्हें पता है मुझे पता है। बिल्कुल सही बोला है। क्या चीज ज्यादा है, वेट। कौन सा वेट? यस, तो जब केमिस्ट्री में वेट बोले तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बोलना जरूरी पड़ेगा मेरे लिए, बिल्कुल सही। तो किसी और को मैं सोचने दूं उससे पहले पढ़े लिखे ने बता दिया मेरे को, वेरी गुड आंसर। अब आप समझिए इतनी हिंट से दोनों साइड में वो ग्रुप चुनिए जिसका वेट, एटॉमिक वेट ज्यादा है। सीएल की एच, वेरी ऑब्वियस। तो जिसका वेट ज्यादा है उसको चुना आपने, एटॉमिक मास जिसका ज्यादा है। इस साइड किसका ज्यादा है, पहले अटैच्ड एटम का देख लो। अगर पहले अटैच्ड एटम का ही देखो बाकी का बाद में, अगर दोनों जगह ओ होते तो मैं दूसरी, जैसे होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले फर्स्ट को देखो उसके बाद। यहां पर सी और ओ, सी का मास कितना होता है, ओ का मास कितना होता है, कौन सा हैवी है, ओ। हायर एटॉमिक मास गिव्स हायर प्रायोरिटी ऑर्डर, उसको प्रायोरिटी में ऊपर रखते हैं। ये सिस्टम, ये सारा डिटेल जो मैं अभी बोल रही हूं, अब जो बोलने वाली हूं, ये सिलेबस से डिलीट हो गया है। लेकिन किसी किसी जगह कभी कभी जेई और नीट में ई जेड आपको पास्ट ईयर में मिल सकते हैं, वो आप मेरे पास लेके ना आओ, इसके लिए पढ़ा रही हूं। ये जो सिस्टम है प्रायोरिटी वाला, हैवी को हाई प्रायोरिटी दे दो। तो इसमें हैवी कौन सा है, सीएल। इसमें हैवी कौन सा है, ओएच। हाई प्रायोरिटी वाले एक दूसरे के डायगोनल हैं तो ट्रांस, हाई प्रायोरिटी वाले एक दूसरे के साथ सेम साइड पे हैं तो सिस। लेकिन आप सिस ट्रांस वर्ड नहीं यूज कर सकते, उसकी जगह यूज करना पड़ेगा ईजेड। ये सिस्टम दिया 3 साइंटिस्ट ने मिलके, कान इनगोल्ड सिस्टम है पूरा का पूरा। सही नाम दो तो कान, प्रीलॉग, इनगोल्ड, ये 3 लोगों का दिया हुआ सिस्टम है ये। These 3 clubbed together and gave us a huge setup of rules जो अभी कुछ सालों से कटा है। तो ईजेड के हिसाब से आपको क्या चीज पकड़नी है, जहां चारों ही डिफरेंट, तो सिस ट्रांस कैसे ढूंढते हो, हाई प्रायोरिटी से। तो ट्रांस वर्ड वहां शुरू भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, आप सोचोगे भी नहीं। ट्रांस की जगह क्या बोलोगे, ई। सिस की जगह क्या बोलोगे, जेड। लेट मी आस्क यू वन मोर, देखिए ईजेड सिस्टम समझ आया कि नहीं। ओहो सॉरी, एच बनाना था, आई एम सो सॉरी। सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं था। ये ई है कि जेड, भाई इसमें तो हाई प्रायोरिटी मैंने थोड़ी आसान दे दी, आयोडीन तो सारे ही पकड़ लेंगे, हैवी है एच के मुकाबले। पहले फर्स्ट अटैच्ड एटम को देखते हैं, दोनों में कार्बन। फिर सेकंड अटैच्ड एटम, इसमें सेकंड भी कार्बन है। तो गलती से भी ये मत कहना मैम ये ओवरऑल हैवी है, फंसोगे। ओवरऑल हैवी वाले हम ले आएंगे जहां आपसे गलती करानी होगी, बट अभी हमारा सिलेबस अलाउ नहीं करता तो हम ज्यादा ला नहीं पाएंगे, पहले तो लाते थे। सो C2H5 की वजह से हैवी नहीं है ये किस वजह से हैवी मिला, यही कान प्रीलॉग इन गोल्ड का सारा सिस्टम था कि आप पूरे ग्रुप का मास नहीं कंपेयर करोगे। इसमें पहला अटैच्ड एटम कार्बन, इसमें पहला अटैच्ड एटम कार्बन, अगले पे आओ जी। इसमें अगले तीनों हाइड्रोजन हल्के, इसके अंदर अगले यहां हाइड्रोजन, बट तीसरे वाला कौन सा है, कार्बन। इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दी, हैवी माना। तो ये मेरे पास हाई प्रायोरिटी वाले एक दूसरे के ऑपोजिट आए, तो ऑपोजिट जब आते हैं उसको क्या देती हूं मैं, ई। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, नीट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जेई के अपर एज, एडवांस या ओलंपियाड्स में मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये आपके पास ई जेड नॉमेनक्लेचर हुआ
सिस ट्रांस का बड़ा भाई समझ लो। ठीक है, चलिए अब और आगे पहुंचते हैं। आ गया सबके पास? अभी इजी पार्ट चलेगा। दिस इज इंफॉर्मेशन, नॉट अ डिस्कशन। नोट करिए इसको, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। क्या साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है? सवाल क्या है, व्हाट अबाउट साइक्लोएल्कीन? होता तो है, लेकिन ऐसे साइक्लोएल्कीन जिनमें 7 से ज्यादा कार्बन हो उन्हीं में आइसोमेरिज्म ये वाला हो सकता है, साइक्लोहेक्सीन में ये नहीं होगा। आप लोग लिख लें, फिर बात करूंगी। किसी को लग रहा है कि क्यों साइक्लोहेक्सीन में क्यों नहीं होगा, हिंट ड्रॉ कर रखिए, बट स्टिल साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, बट साइक्लोएल्कीन में नहीं है। एक शर्त है, 7 से ज्यादा यानी 8 और मोर। 7 से ज्यादा में कौन आए? 8 और मोर। इसके अंदर होगा। इसमें कितने कार्बन है? 10 लिखा हुआ है। 10 कार्बन वाले में होगा, 8 वाले में होगा, 9 कार्बन वाले में होगा, लेकिन 6 कार्बन वाले में, 7 कार्बन वाले में नहीं होगा। इस पे प्लीज डिस्कशन मत डिमांड करिएगा, ये इंफॉर्मेशन की तरह लेके चलिएगा। आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट सही टाइम पे आएगा। इस पे डिस्कशन अवॉइड करना, अभी मान लेना बस चुपचाप। ठीक है, क्लियर है सबको? आ गया सबके पास? मान्य को बढ़िया नींद आ रही है, तो आप अपनी नींद भगाने के लिए कुछ कर सकी तो करे। ठीक है, मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, फ्रंट सीट पे तो बिल्कुल ही नहीं। आ गया? तो यहां मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस क्लियर, उसकी शर्तें क्लियर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ आइसोमेरिज्म ढूंढने के लिए पढ़ा रहे हो या इसका कुछ यूज भी है? कमिंग बैक टू एनसीईआरटी नाउ, कि इसका कोई यूज भी है? क्या फर्क है दोनों में? मैं, मेरे को कोई चीज खानी है मेरी सेहत के लिए, मैं सिस खाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा, या ट्रांस खाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? सेकंड थिंग, मेरे को सिस फॉर्म को उबालना है और ट्रांसफॉर्म को भी बॉईल करना है, क्या दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा? दोनों के मेल्टिंग पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या दोनों को बनाने का तरीका अलग है? क्या दोनों के रिएक्ट करने का तरीका अलग है? एंड द क्वेश्चन कमिंग नेक्स्ट, क्या दोनों की स्टेबिलिटी में कोई फर्क है? क्या गट फीलिंग है, सिस ज्यादा स्टेबल की ट्रांस? क्यों? लेस रिपल्शन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में एक क्वेश्चन अनआंसर्ड था, सिस वाले फॉर्म से रिलेटेड, और मैंने कहा था ये सही टाइम पे बताऊंगी, वो आ जाएगा आपके पास। एक ही क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में फॉर जेई एंड नीट मैंने अनआंसर्ड रखा है, आज उसका पूरा डिस्क्रिप्शन से लूंगी, और वो मेरे हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ है छोटा सा, उसका एक्सप्लेनेशन वहां है। लेकिन मेरे से लोगों ने जब पूछा, डिस्कस करना चाहा, मैंने रोक दिया था कि जिस दिन एल्कीन होएगा सबसे पहले मैं ये सवाल का जवाब इंक्लूड करूंगी उस क्लास में। तो अब आता है भाई, इफेक्ट क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का? कैन यू पीपल सी एंड चेक अबाउट डाइपोल मोमेंट? सबसे बड़ा डिफरेंस डाइपोल मोमेंट में आ जाएगा। ट्रांस का तो डाइपोल मोमेंट हमेशा ही 0 होगा। तुम यहाँ पर दोनों Cl लगा लो, यहाँ पे दोनों Br लगा लो, दोनों मिथाइल लगा लो, दोनों OH लगा लो, इक्वल एंड ऑपोजिट, किल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। तो भाई ट्रांसफॉर्म का तो आप देखो डाइपोल मोमेंट 0, और सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट 0 से तो एटलीस्ट बड़ा ही होगा। तो अगर मैं कहूं इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ, लिखो मत, ये आपके बेसिक स्कूल लेवल क्वेश्चन है, एक बार समझ लो। अगर मैं कहूं दोनों के डाइपोल मोमेंट में फर्क है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स, हैव अ लुक हियर। अगर मैं ट्रांसफॉर्म लेकर आई, ट्रांस ब्यूटीन एक बॉटल में लेके आती हूँ, और आपसे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करती हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करने में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, सरफेस एरिया तो बराबर ही है दोनों का, सिस और ट्रांस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेट सब कुछ सेम। जो ट्रांसफॉर्म होगी उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, क्योंकि इनके अंदर डाइपोल ही नहीं है, सिर्फ वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। लेकिन सिस वाले में क्या होगा? थोड़ा सा डाइपोल। तो सिस वाले ब्यूटीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में दो फोर्सेस लग रहे होंगे अट्रैक्शन की। लंदन फोर्स तो हर एक में ही लग रहा है, डिस्पर्शन फोर्स। तो एक तो लग रहा होगा डिस्पर्शन फोर्स, और दूसरा क्या लग रहा होगा यहाँ पे? छोटा सा ही सही, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना इसका ज्यादा। ये आपका स्कूल का क्वेश्चन है, क्यों ट्रांस 2 ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस? क्योंकि सॉरी, सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में डाइपोल कैंसिल, डाइपोल मोमेंट 0, ओनली लंदन फोर्सेस। और इसमें लंदन फोर्सेस तो है ही, उसके अलावा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो पहला इफेक्ट तो इसकी वजह से क्या आ गया? बॉइलिंग पॉइंट। चलिए दूसरा,
मेल्टिंग पॉइंट में कहानी उल्टी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या चीज आ जाती है? पैकिंग। ट्रांस में दो बल्कि ग्रुप दूर दूर हैं, पैकिंग में इजी होगा। तो इसमें गुड पैकिंग मिली बिकॉज इट हैज अ सिमेट्री। इसके अंदर दो बल्कि ग्रुप पास पास है। मैं अंदर के रिपल्शन की बात नहीं कर रही। जब ऐसा एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर पैक होने आएगा, उसके भी दोनों CH3 पास पास होंगे, लड़ेंगे। इसमें एक ही साइड लड़ाई होगी। तो गुड पैकिंग का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का ज्यादा होना, विच इज अ फैक्ट। और आप ये एल्केन से देख रहे हैं, पैकिंग प्लेज अ रोल। तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने बता दिया, और उसका ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन। अब नोट करिए, और इसको हल्के में नहीं लेंगे जेई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। मैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ना, पूरा लिखो, डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तभी आदत पड़ेगी। चाहे अभी लिखो चाहे घर जाके लिखो, लेकिन नोट्स में ये पूरे होने चाहिए। और ये स्कूल में आने वाला काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। एल्कीन एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, ऑफ कोर्स आगे जाके सॉल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बदल गई, अब रिएक्शन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे वो अभी आप आंसर नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट ये पता चल गया, कल को कोई कहे कि पढ़ा क्यों रहे हैं हमको आइसोमेरिज्म। भाई दोनों के दोनों ब्यूटीन है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। आपको पता कैसे चलेगा कौन से वाला ट्रांस है कौन से वाला सिस है? आपको कह दिया जाएगा ये दो ब्यूटीन रखे हैं, लैब में चलते चलते वाइवा में पूछ लेंगे। एक ब्यूटीन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक कम है, आइडेंटिफाई करो कौन सी बॉटल में सिस है कौन सी ट्रांस है, फटाक से आइडेंटिफाई कर लोगे। तो मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्क मिल गया, तो वो फॉर्म्स तो पढ़नी पड़ेंगी ना। शायद केमिकल का भी फर्क मिले, वो तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा बताने में। तो ये स्लाइड मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ऊपर भी मैंने हल्का फुल्का बता दिया था, डाइपोल मूवमेंट के दौरान कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्सेस होती हैं। यहां भी मैंने आपको बता दिया कि सिस के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करे, लेकिन ट्रांस के अंदर ओनली एंड ओनली डिस्पर्शन फोर्सेस। सो आई होप आप लोग मेरे को आज के बाद इस सवाल का जवाब दे पाओगे। ट्रांसब्यूटीन जो है, ट्रांसब्यूटूइन नॉन पोलर क्यों है? तो जब केमिकल बॉन्डिंग में हम पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कर रहे थे, और उस वक्त मैंने कहा था जो वीके जायसवाल कर रहे हैं मैं उसके डाउट्स नहीं लूंगी, क्योंकि उसके डाउट्स में जो बच्चे फिर भी लेके आए थे मैंने मना कर दिया था, उसमें ट्रांसब्यूटीन था एक। आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट एट टाइम, कैसे बता दूं? ठीक है। तो अब आप जब वीके जायसवाल अब करेंगे सिलेबस खत्म करने के बाद, अब डाउट्स अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लोगे। सो ये मेरे पास आया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आखिर इफेक्ट किस चीज पे डाल रहा है। डन। तो यहां पर मेरा ये जाते वक्त याद दिलाना, एक एल्केन की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन मुझे लिखवानी है, जो कि ऑल दो सिलेबस से कट चुकी है, बट कभी कभी शायद कहीं एडवांस जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए, नीट वालों के लिए नहीं, जाते वक्त बताना, मेरे को नोट करानी है। अभी मैं फ्लो नहीं ब्रेक करना चाह रही। अगर जेई एडवांस में ज्योमेट्रिकल वाले पार्ट में कोई क्वेश्चन आना है, तो यही देखा जाता है। वो सिस ट्रांस, मतलब अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आना है, इजी नहीं आना। अब तक जो सिस ट्रांस किया, इफ आई टेल यू ट्रूथ, वो सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए किया है। उसमें मतलब उसी में आते हैं वो क्वेश्चन। अगर मेरे को अच्छा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना है, तो उसको पकड़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला मिलता है। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेरे से बहुत पूछा था कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं था, यहां है फॉर्मूला। ठीक है। और ये पिछले साल की शिफ्ट में बहुत देखे गए ये क्वेश्चन जेई में, और वही नीट में, नीट की क्योंकि शिफ्ट एक ही होती है तो मेरे पास ज्यादा बोलने को होता नहीं, तो बहुत देखे गए ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। चेक। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो दोनों साल की एनसीईआरटी में इसके बारे में बात नहीं की हुई, तो एनसीईआरटी वाले इसको बिल्कुल ना करें। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, चेक, कुछ भी फॉर्मूला लिखा है एक बारी को उसको इग्नोर कर दो। बिना फॉर्मूले के जवाब दे सकते कि नहीं दे सकते, पहले मेरे को वो क्लैरिटी चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने एक एल्कीन बनाया, थोड़ा सा खड़ा करके बना दिया फ्लैट की जगह, बस आपको देखने का नजरिया बदलने के लिए। आप फ्लैट भी बना सकते थे, आप इसको यूं भी बना सकते थे। मैंने कहा इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस इट इज सिस। चेक। सिस पहले तो ढूंढना आना चाहिए ना। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ट्रांस, तो कोई मुश्किल तो नहीं है। तो इसके चार फॉर्म सजेस्ट कर दूं। चेक। सिस सिस ट्रांस ट्रांस, ट्रांस सिस ट्रांस सिस। ये तो बड़े इजीली आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। यस, दे कैन हैव 4 आइसोमर्स। तो भाई फटाफट फिर हम तो फॉर्मूला दे देते हैं तड़ाक से। फॉर्मूला क्या दिया मैंने, 2 की पावर n।
व्हाट इज एन? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर जितने पाई बॉन्ड है उतनी पावर चढ़ा दो, उतने सिस्ट्रॉन्स बनेंगे। तो यहाँ पाई बॉन्ड कितने थे बच्चों? 2। तो मैंने इस 2 की पावर को n को क्या पुट कर दिया? 2। आंसर वैसे भी 4 आया और वैसे भी 4 आया। यहाँ क्या फॉर्मूले का फन दे रहे हो? छोड़ो, बिल्कुल सही। एक और चीज ऑब्जर्व करना, इस एल्कीन का, इस डाइईन के दोनों कोने देखो। कोने का मतलब जब मैं बात करती हूं, वॉच टर्मिनल्स, कॉर्नर्स, जहां ये एंड हो रहा है, क्या आइडेंटिकल है? नहीं। जब आइडेंटिकल नहीं है, व्हेन बोथ एंड्स आर डिफरेंट, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसीलिए अब मेरे को फॉर्मूले की जरूरत होगी। आइडेंटिकल है तो क्या? अगर दोनों बच्चों आइडेंटिकल होते ना, तो जो 4 कॉम्बिनेशन लिखे हैं ना, जब आप बना के देखोगे, मैं नहीं बनवा रही यहाँ पे, 2 फॉर्म सेम आ जाती है। जब वो एंड आइडेंटिकल है ना, तो इनमें से चारों में से 2 फॉर्म एक दूसरे की आइडेंटिकल आ जाती है, तो अपने आप वो 3 हो जाती है। बट आप नोट करें उससे पहले, आइडेंटिकल है पहले तो चेक करो, आइडेंटिकल है, इसमें 3 बनेंगे। लेकिन मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया 3 बनेंगे, उन 4 का मैं आपको ड्रॉ करके भी अभी दिखा दूंगी ये दोनों आइडेंटिकल हैं। बट कितनी देर लगेगी ड्रॉ करने में? ठीक ठाक टाइम लगेगा। आई हैव अ फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई आमतौर पे आने वाले क्वेश्चंस में से नहीं है, ये रेयर देखने वालों में है और गलत होने वालों में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? ये ऐसे फॉर्मूला है जो हर टेस्ट से एक दिन पहले रिवाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बड़े फॉर्मूल मतलब बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है हमसे। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। अब मैंने आपको वो दे, ये कब एप्लीकेबल है? ये तब एप्लीकेबल है जब दोनों एंड्स आइडेंटिकल हैं। दोनों एंड्स आइडेंटिकल हैं। जरा n की वैल्यू 2 पुट करना बच्चों, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अगर यहां पर 2-1, तो ये तो 2 ही रह गया। और यहां पर 2/2 1, 1 - 1 इज 0, 2 की पावर 0 बनती है 1, किसी भी चीज की पावर 0 बनती है 1, तो आंसर क्या है? 3। और मैं आपको बता चुकी हूं कि दोनों एंड आइडेंटिकल होंगे ना, तो इन चारों में से एक फॉर्म रिपीट होगी। लेकिन किसी केस में 3 डबल बॉन्ड्स आ गए तो आप तो हो गए, पर 10 मिनट तो आपको सारे कॉम्बिनेशन बनाने में लग जाएंगे। दैट इज वाई वी आर गिविंग यू दिस फॉर्मूला, जो अभी रुक के आप नोट करेंगे, पहले समझेंगे। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब पाई बॉन्ड इवन है। अगर पाई बॉन्ड 3 है, 5 है, 7 है, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नोट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिएक्शंस। आई थिंक बस एक स्लाइड और रह गई होगी, जहां तक मुझे लगता नहीं, एक भी नहीं। अब हम रिएक्शंस पे आएंगे, प्रिपरेशन पे। इसे नोट करिए, ये फॉर्मूला हर जगह नहीं मिलेंगे, यू वोंट फाइंड इट ऑन गूगल। समरी है बच्चों, नोट नहीं करनी। अब तक एल्कीन के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हो, जब से आइसोमेरिज्म नाम का टॉपिक आया है जीओसी और आज की डेट में? अगर मैं एल्कीन के सारे आइसोमेरिज्म को क्लोज करना चाहूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले डीबी निकालते थे। इसका डीबी अगर एक पाई बॉन्ड है तो 1, 2 है, तो उस हिसाब से हम चलते थे। तो उसके पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, राइट, और पोजीशन के साथ साथ चेन, वो आइसोमेरिज्म तो हर एक में ही था, एंड रिंग चेन। ये 3 तो आपने वहां पढ़े कि ब्यूट 2 इन जो है वो साइक्लोब्यूटेन की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है। बाकी मैं देख लूंगी, कोई नहीं। ब्यूट 2 इन जो है वो साइक्लोब्यूटेन की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है। 3 आइसोमेरिज्म तो मैं जीओसी में खत्म करके आ चुकी। इसके बाद आज मैंने क्या लिया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। पहला स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिया सिस ट्रांस, जो कि साइक्लोएल्कीन में भी होता है, बट 7 से ऊपर हो कार्बन तो। फिर मैंने लिया EZ, जिसमें 4 ग्रुप अलग अलग हैं। हायर प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड पे है तो उसको E बोलते हैं, और हायर प्रायोरिटी अगर सेम साइड पे है तो उसको Z बोलते हैं। पूरे एल्कीन का अगर कोई आपको एक एक नोट चाहिए कि एल्कीन में कुल मिला के कितने आइसोमेरिज्म हैं, आज से लेके आगे तक, लेके जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये, तो ये आपका एल्कीन का स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। ठीक है, ऑप्टिकल हिस्सा लिया नहीं जाता, तो समरी फिर 12th में बनेगी, जिसमें एक तीसरी हेडिंग आ जाएगी ऑप्टिकल। अभी इतना ही। तो ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूं 2 चैप्टर्स के अंदर, जीओसी और हाइड्रोकार्बन में। तो यहां आपका एल्कीन का खत्म होता है। मैं अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में आएगा तो मेरे को पूछना तो शुरू करना पड़ेगा, ये कौन सी फॉर्म है? पहचान लेंगे ना?
याद भी यहां तक नहीं पहुंच पाया, टर्मिनल पे आ गए। ये दोनों तो यूं ही पूछ लिए थे, पूछना तो ये था, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसी लाइनों में आएगा। अब उसने बिल्कुल सही बात कही, ये दोनों तो टर्मिनल पे आ गए। ये एक ऐसा खास सिचुएशन आ गई, दिखा रखा है ओरिएंटेशन, आपको दिखा रखी है दोनों के दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं, लेकिन किसके अक्रॉस? सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस तो फ्री रोटेशन होती थी, लेकिन आपको आज तक ऐसा केस नहीं बताया सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो हम रोटेशन कर रहे हैं ना, वो किसी से पाई बॉन्डेड है। ये भी एक तरह का स्पेशल अरेंजमेंट है। इसको, बस इससे ज्यादा डिटेल नहीं, इसको कहा जाता है एस ट्रांस। सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस ट्रांस दे दिया आपने, दिस इज कॉल्ड एज एस ट्रांस। मुझे नहीं पता ये किस लेवल का क्वेश्चन है, कहां आएगा कहां नहीं आएगा, बट अगर किसी का इरादा नॉलेज लेने का हो, आई डोंट नो द सिलेबस बैरियर, तो ये एक नॉलेज वाली चीज है कि एस ट्रांस भी होता है। किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में एक ये मिल सकता है कि जब मैं आपको, मतलब ये रूल से बाहर जाके की बात है कि ये मतलब मैं, मुझे नहीं पता ये ओलंपियाड्स में मिल सकता है कि ये इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में मिल सकता है कि ये आपके एडवांस में मिल सकता है, बट दिमाग तो खुला होना चाहिए कि यस ऐसा कुछ है एस ट्रांस। सिग्मा बॉन्ड के अगेंस्ट अगर आपको कहीं ओरिएंटेशन पकड़नी पड़े तो आप इसको सिंपल ट्रांस नहीं बोल रहे, आप इसको क्या कह रहे हैं? एस ट्रांस। जैसे साइक्लोएल्केन में किसी वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई ना बच्चों, ऐसे ही शायद इसमें भी कुछ हो गया होगा, शायद रख रही हूं उसके लिए। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स वी हैव ऑलरेडी डन इन जीओसी। क्या वो स्टेबिलिटी की बात करूं, उसके साथ मैंने एचओएच भी ले लिया था, इसके क्वेश्चन नहीं दिए थे एचओएच के, अगर आपको याद हो, बस टेस्ट में दिया था एक। अब एल्कीन की डीपीपी में एचओएच के क्वेश्चन मिले तो उसको समझने के लिए आप जीओसी के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। भाई जो ज्यादा स्टेबल है उसका एचओएच उतना ही कम है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज लिखवाई थी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए कि आपको याद दिला दूं, ये वहीं से उठाई है स्लाइड मैंने, जीओसी की मेरी स्लाइड सेम है ये वाली, कि ये हम कर चुके हैं। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के ऑपोजिट होती है, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी ही कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, ये भी हो चुकी थी एवरीवन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर मैं एनसीईआरटी लेवल पे पहले पूछना चाहूं, पहले बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे, सिर्फ जितना पूछूं उतना जवाब देना, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि टर्मिनल एल्कीन है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म सिर्फ 2-3 जो भी आप अल्फा एच गिन लोगे। अगर इसमें मैं देखूं हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म कितनी बनेंगी, सिर्फ, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जैसे ही आज के बाद कोई बात करेगा 12th क्लास के सारे चैप्टर्स में, आपको एक बात याद होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में आप अल्फा एच गिनते हो, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसके अल्फा एच कितने हैं? 2, और इसके अल्फा एच कितने हैं? तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आप बता पाते हो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, योर जीओसी इज इंटैक्ट, वो टूटा नहीं है, जुड़ा हुआ है। ये तो आप करके आए हैं। अब जीओसी में एक ही चीज मैंने एल्कीन की स्टेबिलिटी में छोड़ी थी आगे के लिए, चेक ऑन 1 2 3 4, प्लीज डोंट लुक फॉर द आंसर। मैं आपको 2 आंसर्स दूंगी इसके, एक मेरे बच्चे जो मुझे दे के गए कि मैम आप इतना डिफिकल्ट देते हो, इसका ये नहीं हो सकता, और फिर मैंने उसको बहुत किताबों से पढ़ा, वाकई में वो भी एक रीजन है, और एक डिफिकल्ट रीजन जो कभी कहीं असर्शन रीजन में मिल जाए तो वो भी कराऊंगी। माय क्वेश्चन इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट तो लीस्ट स्टेबल है, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, समस्या क्या है? सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अब सिस ट्रांस पढ़ने के बाद आप सेकंड और थर्ड का भी बता दोगे कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप दूर दूर है, बल्कि ग्रुप में एंगल कितना है? 180। यहाँ बल्कि ग्रुप जो है पास पास आ गए, तो इनमें रिपल्शन कम है, इसमें रिपल्शन ज्यादा है, तो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट में अब तो फाइट खत्म। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? थर्ड। फिर कौन सा? सेकंड। फिर कौन सा? फर्स्ट। सेकंड और थर्ड में आंसर में हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं दे सकती थी, ये वाला मेरे को वहां पे मुश्किल था लेना, बट फिर भी कुछ लोग जो थोड़ा बहुत इधर उधर से पहले पढ़ लेते हैं उनको समझ आ गया होगा सिस्ट्रांस, मैंने नहीं लिया था रत्ती भर भी इसको, कि आज के लिए छोड़ा था। Struggle comes when I ask you fourth also. अब मेरे को दिक्कत क्या आ रही है? फ्रांस तो ज्यादा स्टेबल है, उसको तो साइड में रख दो, फर्स्ट सबसे कम स्टेबल है, उसको भी साइड में रख दो। प्रॉब्लम कहां आती है मेरे को? सेकंड और फोर्थ में।
क्योंकि मेरे को 2015 वाले बैच के 2 बच्चों ने इसका इतना अच्छा जवाब दिया कि अब मैं उसको स्लाइड पे नोट करती हूं। आप क्या गट फीलिंग से बताओगे, सेकंड ज्यादा स्टेबल कि फोर्थ ज्यादा स्टेबल? प्लेनर है एल्कीन sp2 प्लेनर है, नहीं तो मैं मॉडल लेके खड़ी होती। प्रॉब्लम ये एल्कीन में मॉडल की जरूरत ही नहीं है, प्लेन पे बना लो। ये मेरे बच्चों का दिया हुआ है, जो मुझे काफी फिर बुक्स में पढ़ के ढूंढना पड़ा कि कैन आई थ्रो दिस रीजन। ये 2 बल्कि ग्रुप पे एंगल क्या है, 120 डिग्री। ये 2 बल्कि ग्रुप एक्चुअली, ये तो हम बनाने के लिए इतनी दूर दूर बना देते हैं, वैसे ये बहुत पास पास होते हैं। ये 2 CH3 इतनी पास पास आ गए, इनमें 120 डिग्री का एंगल नहीं है, ये बहुत पास आ गए सिस वाले। क्योंकि जब आप एक्चुअली में इसकी इमेजिनेशन लोगे तो ये रहा CH3, ये रहा CH3, दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये बच्चों का था, क्योंकि बच्चों को आसान चीज पसंद आती है और उससे आंसर भी सेट हो गया। लेकिन ये आंसर बच्चे तब लाके दे पाए दोनों मुझको, जब उनको आंसर पहले से पता था। आंसर पहले से पता हो तो फिर तो आप भी रीजन ले आओगे, बट मेरे को उसके लिए तैयारी रखनी है। कल को कोई और 2 केस ऐसे आ गए जिसका आंसर मुझे पहले से नहीं पता, तो कहां जाऊं? इस तरह के क्वेश्चन मैंने जीओसी में नहीं लिए, क्योंकि तब तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही हम स्ट्रगल कर रहे थे। अब इसके थ्रू दिमाग खुला रखना। 2 फॉर्म ऐसी आई जिसमें सब कुछ सेम आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का नंबर भी सेम आ रहा है, सिस ट्रांस वाला फर्क भी नहीं आ रहा, तो आप हिंट ढूंढने के लिए दोनों की पहले वो बना लो हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म, एटलीस्ट एक। तो मैंने आगे क्या किया, इस सेकंड और फोर्थ की गुत्थी सुलझाने के लिए मैंने ये वाला लिया। चेक इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऐसे ही बनती थी। हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म, अल्फा वाला हाइड्रोजन कहता है मैं हूं ना, लो जी मेरा बॉन्ड। जब ये बॉन्ड यहां आएगा तो इस कार्बन को दिक्कत होगी, पेंटावेलेंट, इसको यहां लाना पड़ेगा, क्या बना, कार्बो एनायन। आप देखिए कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी की बहुत कम वैरायटी दी है मैंने आपको, बिकॉज है ही 3 या 4 जगहें, तो उनको मैंने संभाल के रखा है कि जिस दिन वो आएगी उसी दिन एक्सप्रेस करूंगी पूरा डिटेल। ये कौन सा कार्बो एनायन बना, प्राइमरी। जब आपने इस वाले का करने की कोशिश करी, सिस वाले का, तो उसमें भी फिर वही चीज, ये वाला H यहां से ऊपर से उठ के आया, लेट मी पार्टिसिपेट, और ये सब कुछ हुआ। ये कौन सा कार्बो एनायन बना, सेकेंडरी। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटीज कार्बोकेटायन से रिवर्स होती हैं, तो प्राइमरी कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। इसके हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म जो चार्ज वाली है वो भी ज्यादा स्टेबल है, तो हर हालत में आइसोब्यूटीन एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मेरे लिए इंटरेस्ट है कि अब इसको आप लोग नोट करें, इस पूरे केस को। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में आपने जो छोड़ा था, और ये मेरे उस हैंड रिटन नोट में डिस्कस्ड है ऑलरेडी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अंदर, बट वहां छोटा सा है, यहां थोड़ा बड़ा सा है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में नोट करिए। तो हम एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक तरह से स्टार्ट कर चुके हैं, इस तरह से बात करने में कि कौन सा एल्कीन जल्दी रिएक्ट करेगा। हाँ जी, ऑर्डर देखना, मैंने कुछ गलत किया हुआ है ऑर्डर में? बेटा सिस और ट्रांस नाम की चीज उसको रिपल्शन को कर गई ना डोमिनेट, ये तो बता चुकी। ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, मैं भी थर्ड और फोर्थ में ही कह रही हूँ। देखो सेकंड थर्ड फोर्थ में हाइपर कॉन्जुगेशन तो तीनों में ही सेम है, थर्ड वाला ट्रांस होने की वजह से आगे बढ़ गया। तभी मैंने इतनी देर पहले कहा, पहले आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म, फिर मैंने आपको ये नहीं बोला कि हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बना के देखो, फिर देखोगे सिस ट्रांस, फिर लास्ट में जाके देखोगे उसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कार्बो एनायन प्राइमरी बना की सेकेंडरी बना। इस अप्रोच को ही फॉलो करना है। अब बताओ, आई नो ना, बट अप्रोच ही तो फिक्स कर दी ना। ट्रांस ने आके रिपल्शन वाले फैक्टर को बहुत बड़ा स्टेबल फैक्टर बना दिया, बस यही कराने के लिए मैंने जीओसी में नहीं कराया था ये, कि उस दिन नहीं ले पाओगे आप, अगले चैप्टर में कराऊं तो शायद ले पाओगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। पहले देखना फिर नोट करना, क्योंकि रिएक्शंस है और इसी पे एल्कीन्स पे ही आज का टेस्ट है। 1-2 क्वेश्चन तो मैं वुड्स के डालूंगी लास्ट क्लास के टेस्ट के बाद, मुझे लगता है 1-2 तो वुड्स के खतरनाक दिखने वाले आने चाहिए, खतरनाक दिखने वाले। तो आज के टेस्ट में जो सबसे ज्यादा जगह घेरा हुआ होगा ना, जिस जिस चीज ने आपके पेपर में, वो मेरा
स्पेशली एडेड क्वेश्चन होगा। एल्कीन की प्रेपरेशन, एल्केन की पहली प्रेपरेशन क्या थी बिना पन्ने पलटे? एल्केन की पहली प्रेपरेशन योशिता क्या थी? सोच लो बाकी लोग, मौका मिल गया, जिसका पहला नंबर आता है उसके बेचारे की हालत खराब हो जाती है। एल्केन की पहली प्रेपरेशन क्या थी मेरी क्लास में? वो वनस्पति घी और वेजिटेबल ऑयल वाला रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन। आपको रिएक्शन आए या ना आए, हेडिंग आ जाए ना, 11th का तो काम चल गया कि पहली हाइड्रोजिनेशन कराई थी, आगे पता नहीं। को तब भी मैंने कहा था एन बनाना है तो इन या आइन ले आओ, उसको प्लेटिनम विद H2 दे दो, इट विल एंड टू व्हाट? एल्केन। तो मैंने वही मेथड उठाई, सस्ती सुंदर टिकाऊ पॉपुलर है। मैं क्या उठा के लाई बच्चों? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन को मैंने वही H2 दिया, पैलेडियम दिया। ब्यूटीन पे रुकेगा तो नहीं वो, आपको तब भी बताया था। ये भी टूटेगा और इस पे भी H और H आएगा, ये तो आपका ब्यूटेन बन जाएगा। बट आपको क्या बनाना है? आपको ब्यूटीन बनाना है। रिएक्शन यहाँ पे रोकना है। तो मैं क्या करूंगी, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को पॉइजन कर दूंगी कि तेरे को इतना ही काम करना अलाउड है। पॉइजन करना मतलब उसको डीएक्टिवेट करना उतना जितना मैं चाहती हूँ। या इसके लिए एक और कॉमन वर्ड हमारी टर्मिनोलॉजी में चलता है, अरेस्ट कर दिया। उसको अरेस्ट कर दिया कि तुम बस इतना ही कर सकते हो, इससे आगे तुम बढ़ नहीं सकते। तो इस पैलेडियम विद H2 को अरेस्ट करने के लिए मैं लाई कैल्शियम कार्बोनेट का पेस्ट, उसके ऊपर चिपका दिया कि बेटा तेरा इतना सा ही पार्ट एक्सपोज रहेगा, उसमें तू पूरा नहीं कर पाएगा रिएक्ट। साथ में मैंने सल्फर का, और इनमें से कुछ भी 12th में जाके देखेंगे एक और आ जाएगा, अभी मैं बच रही हूँ वो बताने में। तो अरेस्ट करने के लिए, पॉइजन करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को आधा करने के लिए सामान लेके आते हैं कि पैलेडियम H2 को हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजिनेशन करना अलाउड तो है, बट मैंने साथ में इसको, इसके हाथ बांध रखे हैं, अरेस्ट कर रखा है, इतना ही बस। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। पूरी नोट करिए। और एक डिफरेंस मैं आपसे समझना चाहूंगी, एनसीईआरटी में दिस इज फर्स्ट मेथड, जिसको मैंने 1 और 2 लिखा है, पूरा नोट करिए, फिर कुछ पूछना चाहूंगी आपसे। रिएक्शन में कैटलिस्ट का नाम है लिंडलार। नीचे में मैंने कैटलिस्ट बदल दिया, वो कैटलिस्ट नहीं है, वो रिएजेंट है। कैटलिस्ट होते हैं मेटल वाले। नीचे जो मैंने दिया है सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया। सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया क्या करता है? वो भी रिडक्शन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट एक और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और उस रिएक्शन को एक नाम से जाना जाता है, बिर्च रिडक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, जैसे वुड्स है वैसे ही ये नाम है, ये कोई कैटलिस्ट का नाम नहीं है। देखिए ग्रिग्नार्ड एक कैटलिस्ट था, सॉरी, ग्रिग्नार्ड एक रिएजेंट था, गिलमैन एक रिएजेंट था, वुड्स एक नेम रिएक्शन था, लिंडलार एक कैटलिस्ट है, बिर्च एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, कैटलिस्ट का नाम लिंडलार है। अगले साल सारे कैटलिस्ट एक चैप्टर में हम लिस्ट करेंगे, तब आपको सबकी लिस्ट दोबारा भी मिल जाएगी। ये दोनों में क्या फर्क लग रहा है? दोनों में ब्यूटीन बन रहा है, कोई फर्क है अंशिका? दोनों रिएक्शंस में ब्यूटीन ही बन रहा है, तो मैंने दो अलग अलग एरोज क्यों बनाए? क्या फर्क है दोनों में? यस, अगर आपको सिस ब्यूटीन बनाना है और आप ले आए सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, रॉन्ग, यू कैन नॉट मेक। तब आप सोचिए सिस ट्रांस पढ़ना कितना जरूरी था। सिस बनाने की मेथड ही अलग है, ट्रांस बनाने की मेथड ही अलग है, तो भाई ये तो काफी अलग हुए आपस में, इसका मतलब। तो बिर्च रिडक्शन इज दिस, और उसके ऊपर लिंडलार कैटलिस्ट की हेल्प से मैंने सिस बनाया। तो कैन वी मैनेज दिस? याद हो जाएगा? अचानक से फिर पूछना पड़ेगा, बताओ वो कौन से थे? लिंडलार के साथ एक और दिया था मैंने। तो ये अब आपको याद रखने का तरीका ही समझ लीजिए, करना पड़ेगा। नोटेड एवरीबॉडी? आज के लिए लास्ट रिएक्शन, और बहुत लंबा रिएक्शन। रिएक्शन लंबा नहीं है, इसके केसेस बहुत सारे हैं, इसमें डिटेलिंग बहुत सारी है, तो जितनी आज ले सकेंगे लेंगे। थर्ड रिएक्शन कैटेगरी तो मैं इसकी वैसे लॉजिकली सेकंड होनी चाहिए थी, पीछे हमने देखा, उसके बाद इसका नंबर 2 होना चाहिए। ये जो था ये 1 और 2 नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी रिडक्शन। मेथड के नाम से जब चल रहा है तो ये हुआ मेरा 1 और ये मेरा हुआ 2। आप अपनी न्यूमरोलॉजी कुछ ही मर्जी रख लो, मैं वैसे ही कर रही हूँ कि रिएक्शन के नाम पे होना चाहिए। लास्ट क्लास किस रिएक्शन पे डेडिकेट हुई है? सब्स्टिट्यूशन। आज की क्लास और अगली क्लास सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन पे, क्योंकि एलिमिनेशन में एक समझदारी की है सिलेबस डिसाइड करने वालों ने। 90% एलिमिनेशन 11th में डाला है, 12th में एलिमिनेशन मिलना ही नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब होता है एल्कीन बनना, 12th में बहुत कम मिलेगा।
तो अब एलिमिनेशन रिएक्शन पहली बार समझते हैं होता क्या है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर मैं आपको कहूं आप ये रिएक्शन देखिए इसमें क्या हो रहा है, जस्ट कोई टेक्निकल टर्म नहीं पूछ रही, कोई साइंटिफिक केमिस्ट्री की नॉलेजेबल टर्म नहीं पूछ रही। अगर कोई पूछे हो क्या रहा है, किसके बदले क्या, या कुछ ऐड हो रहा है, कुछ निकल रहा है, वो क्या हो क्या रहा है इसमें, सिर्फ बनाने के लिहाज से, पिक्चर लिहाज से हो क्या रहा है। प्रणव क्या हो रहा है इसमें, बिफोर एंड आफ्टर में अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज हैपनिंग टू दिस सबस्ट्रेट, CH3 का H निकल रहा है, बिल्कुल सही, CH3 का H निकल रहा है। ओके सॉरी, मैंने एक सी कम बनाया है, माय बैड। इधर 3 सी है, इधर 2, ये मैंने गलती की है, मैं एक बार इसको करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप सही बोल सको। वो गलती मेरे एंड पे हुई है। अब बताओ प्रणव, बिफोर एंड आफ्टर, ये CH3 अनअफेक्टेड है, वो मेरे बनाने में गलती हुई थी। क्या हो रहा है प्रणव, अब क्या हो रहा है, कहां से H निकल रहा है, वही तो बताना है, H तो निकल रहा है, दिख ही रहा है। बीच वाले कार्बन से H निकल रहा है, और कुछ और भी निकल रहा है, बिल्कुल सही, बीच वाले कार्बन से H, मैंने तभी तो खोल के लिखे हुए, और भी कुछ निकल रहा है। तो एक ही लाइन में बोल दो ना दोनों चीज, क्योंकि सामने वाले को दोबारा सवाल पूछना पड़ता है तो थोड़ा सा कष्ट होता है, ठीक है। यानी एक कार्बन से क्लोरीन निकल रहा है और एक कार्बन से H निकल रहा है। ये एक एक कार्बन से बोलने के बजाय क्या मैं कुछ और बेटर बोल सकती हूँ, चेतन कुछ बेटर बोल सकती हूँ इसको। बिल्कुल ठीक बोला उसने जो पूछा गया, एक कार्बन से Cl निकल रहा है, एक कार्बन से H, कौन से, टर्मिनल और मिडल, मतलब इंग्लिश के वर्ड्स नहीं। आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक अल्फा बीटा, पड़ोसियों की मैंने नंबरिंग बताई है आपको। तो क्या, और मैं एक और चीज सोच रही थी, आप कह सकते थे कि बोथ आर नेबर्स, जिससे Cl निकल रहा है उसके पड़ोसी से ही H निकल रहा है, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू 3 कार्बन। तो इंग्लिश जहां से भी आ रहा है ना, वो मुंह बंद रखें, ठीक है, मेरे को केमिस्ट्री चाहिए यहाँ पे। आप ये कह सकते थे नेबर्स से, या फंक्शनल ग्रुप जिस पर लगा होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप बैठा है उसको कहते हैं अल्फा, उसके पड़ोसी को कहते हैं बीटा। ये मैंने नॉमेनक्लेचर के दौरान कराया था, अब पता चलेगा। उसके भी अगले पड़ोसी को कहते हैं गामा। तो इतना ज्यादा इन टर्म्स को आपको यूज करना है ना, अल्फा बीटा गामा की, आप अपनी इंग्लिश भूल जाएं तब समझ में आएगी केमिस्ट्री, राइट, कि इसको और कुछ नहीं बोल सकते आप। तो अब मैं क्या बोलूंगी यहां पर, मैंने कुछ भी जो दिया वो बाद में सोचते हैं क्या दिया। नाउ आई विल आंसर कि हुआ क्या इसके अंदर। एक बहुत बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक छोटा सा कंपाउंड एलिमिनेट हुआ है, एक बहुत बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हेलोजन, निकल के बाहर गया। वाटर निकलता तो डिहाइड्रेशन बोलते हैं आप लोग, तो कुछ निकल के ही तो गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकल रहा है इसके अंदर, तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं वाटर रिमूव होता दिखाऊंगी, तो मैं नाम क्या दूंगी, डिहाइड्रेशन, और आगे लिखूंगी सेम एज डन इन लास्ट क्लास। चलो जी आंसर्स शुरू करो। तो अभी एलिमिनेशन जितने भी आएंगे वो इसी कैटेगरी में चलेंगे। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, लेकिन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अलावा फिर अगला सवाल आता है, जिससे हेलोजन निकला वो तो पता ही है, एक ही हेलोजन है पूरे उसमें, लेकिन हाइड्रोजन के कितने ऑप्शन थे परीक्षित, इसके अंदर टोटल कितने हाइड्रोजन थे, 7। 7 हाइड्रोजन में से कौन सा निकलेगा, मुझे लगता है कि वो ये मेरे को बताना चाहिए यहाँ पे, उन 7 हाइड्रोजन में से कौन सा निकलेगा मुझे बताना चाहिए। तो हम अब एनसीईआरटी में बीटा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन देखेंगे, जो चीज बहुत ज्यादा है उसी का तो बताना है। हेलोजन तो एक ही है, अब आप कहो नहीं मैम हेलोजन भी बताएंगे, तो फिर बता लो, थोड़ी सी बेवकूफी लगेगी, बता लो भाई, हेलोजन तो एक ही है, वो तो निकलना ही है। हमारी समस्या क्या है, 7 7 हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन निकालू, सिर्फ और सिर्फ बीटा। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने अल्फा H ढूंढे हैं, अब आपको बीटा H ढूंढने हैं।
तो जो भी बीटा एच है उठा के उसको निकाल के बाहर कर दो। ये कैटेगरी अब मैं पढ़ रही हूं। तो जब एलिमिनेशन में पढ़ने वाली, पहले उसका मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल निकलेगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इस वाले डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को मैं बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानती हूँ। वाई आई एम यूजिंग बीटा वर्ड? क्योंकि हेलोजन का पड़ोसी वाला जो है हाइड्रोजन, वो निकल के जाएगा और कोई एच को आप छुओगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं, कितने भी हो। तो ये कहलाता है एलिमिनेशन। मैं इस स्लाइड को पहले पूरा करूंगी, तभी मेरा सजेशन होगा इसको नोट करना, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड सिर्फ इसके क्वेश्चंस हैं। तो मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म इसी स्लाइड पे, इस पर तो क्वेश्चन है ये बनेगा कि ये बनेगा, यही क्यों बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा। तो अब इसके मैकेनिज्म की बात अगर मैं करूं बच्चों, एक बार जरा देखो मेरे कुछ भी बोलने से पहले, जस्ट सी कि आप क्या देखते हो और मैं क्या बताती हूँ। इसके मैकेनिज्म का नाम देखो, ई क्यों रखा है वो तो समझ में आ गया होगा। ई का मतलब है एलिमिनेशन। टू आपको नहीं समझ आएगा। टू का मतलब यहां पर है, आज मेरा इरादा नहीं था लाने का, बट समर ने एक टर्म दी है मेरे को आज, तो मेरे को लानी है, बायोमोलिक्यूलर। ये 12th में आती है वैसे चीज, बट गुड दैट हम में से कोई एक ले रहा है तो मैं भी ले रही हूँ। बायोमोलिक्यूलर टू, टू का मतलब बायो होता है, मॉलिक्यूलर, दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी मैं इसीलिए ला रही हूं कि इन केस कोई कहीं एक्स्ट्रा पढ़ रहा है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, इरादा नहीं था। टू का मतलब मैं 11th क्लास में क्या देती हूँ, टू का मतलब है जो दो रिएक्टेंट्स है ना वो एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, बस। 12th की केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ेंगे काइनेटिक्स, रिएक्शन चलता कैसे है, दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं कि पहले अपना बॉन्ड तोड़ के फिर दूसरे को ढूंढने जाता है। तो वो 2 और 1 का डिफरेंस है, वो पूरी क्लास 12th है। तो मैं आपको E2 मैकेनिज्म इस साल दे रही हूँ, E1 मैकेनिज्म अगले साल आएगा, जो थोड़ा सा हिस्सा 11th का 12th में गया हुआ है। दोनों के दोनों एक साथ एक दूसरे से हिट करेंगे। कौन दोनों? जो एरो के ऊपर लिखा था और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने एल्काइल हैलाइड लिया। अब समझिए कैसे होता होगा, जैसे आपने लास्ट क्लास में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझा। तो ये मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, अब मुझे दिख रहा है मेरा टारगेट कौन है, बीटा वाला एच। हेलोजन तो जाएगा और बीटा वाला एच जाएगा। अभी तक मैंने दूसरे के बारे में बात ही नहीं करी, मैं ले क्या रही हूं, अब बात कर रही हूँ। ETOH एल्कोहल है, समझ सकते हैं ETOH क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। मैं चाहूं तो MEOH भी लिख सकती हूँ, मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के साथ आप KOH अगर ले लेते हैं तो इसको कॉमनली, अब आज इतना सुनेंगे, अगली क्लास में इतना सुनने वाले हैं इसको, इन दोनों को। ये सोडा लाइम क्या था? NaOH और CaO। सोडा लाइम आते हैं, आपको दो नाम पता होने चाहिए। ऐसे ही अगर आज के बाद मैं बोलूं एल्कोहलिक KOH, उसका क्या मतलब है? KOH विद एनी अल्कोहल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, एनी अल्कोहल। तो मैं आज अल्कोहल के नाम में कुछ भी छेड़खानी करती जाऊंगी, अलाउ मी। अगर आप एल्कोहलिक KOH ले लेते हो, इन दोनों का एक ही काम है पूरे 2 साल, जैसे सोडा लाइम का एक ही काम है, पूरे 2 साल एक ही काम रहेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जाएगा। और जैसे ही KOH जाएगा, KOH क्या है बच्चों? बेस। इसको क्या चाहिए? एसिड। ये इस H को कहेगा आ जाओ H+ बन के, क्योंकि OH इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सामने से एसिड बनने पे मजबूर कर देगा। तो इस H की मजबूरी क्या हो जाएगी? KOH ने इसको अटैक किया, H, ये देखिए अगला इंटरमीडिएट बना, हुआ क्या होगा वो इस तरह से दिखाते हैं हम। तो हुआ क्या है देखिए, ये H टूटना शुरू हुआ, क्यों भाई? KOH का OH आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस है, इस H की मजबूरी हो गई, इसके साथ जाने के लिए बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। जैसे इसका बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, साथ ही साथ इस कार्बन को टेंशन होने लग गई, भाई मैं क्या करूं, मेरे को तो मेरी वैलेंसी पूरी करनी है। तो इस कार्बन ने कहा अपना बॉन्ड दो मेरे को, तो H ने कहा मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था वैसे ले जाने में, मेरे को तो H+ बन के जाना था, ले लो मेरा बॉन्ड। जब ये बॉन्ड यहां बनाने लगेगा तो ये कार्बन प्रेशर में, मेरी 5 वैलेंसी कैसे हो सकती है? तो ये कार्बन ब्रोमीन को कहेगा यू गो आउट प्लीज विद योर बॉन्ड। तो जैसे ही ये बेस आया, बेस आते ही इस H को मांगता है। अब आपका ये सवाल भी यहां जवाब हो रहा है, ये H और ये H क्यों नहीं?
क्योंकि इस सी के पास एक सपोर्ट था, पड़ोस में ब्रोमीन को धक्का दे सकता था। पोलर बॉन्ड ही जा सकता है, पोलर बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड आप तोड़ नहीं सकते, पॉसिबल ही पोलर बॉन्ड का है टूटना। तो इस बॉन्ड को टूटने की स्कोप देखते हुए OH इसी H के, OH तो सारे H के पास गया, कभी दे दो, इन दोनों ने कहा हमारे आसपास कोई नहीं, हम नहीं देते अपना H। इसने रिस्क ले लिया, ले लो, क्योंकि मेरे पास ब्रोमीन है जो पहले ही फैसला किए बैठा है, अगर टूटूंगा तो मैं पूरा पेयर लेके जाऊंगा। जा, एक साथ पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं दोनों, और जैसे ही ये और ये बॉन्ड टूटे, व्हाट कम्स, एल्कीन का बनना तय है। मैं ये नहीं कह रही इसमें मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है, मैं आपको सिर्फ यहां ये बता रही हूं भाई इसका बनना तय था। पहले बताइए, ये समझ आया जो मैंने बताया? एक साथ हो रहा है, ये दोनों बॉन्ड एक साथ टूट रहे हैं, टूटे और उसकी जगह पे एक नया बॉन्ड बना। वन मोर थिंग, उसके बाद मैं आपको नोट करना अलाउ करूंगी, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, रेडिकल कुछ नहीं बन रहा, एक साथ एक ही फॉर्म के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया। दोनों का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, कुछ हुआ ही नहीं कि कार्बोकेटायन बने, रेडिकल बने, वो होता है E1 में अगला साल। ये E2 पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों एक साथ ही कंबाइन कर गए, मौका ही नहीं दिया कि कोई रेडिकल बने, कैटायन बने, एनायन बने, मौका ही नहीं दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज E2। 2 का मतलब बायोमोलिकुलर, 12th में बात करेंगे, क्योंकि जब तक काइनेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगी तब तक बायोमोलिकुलर बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसमें से इंपॉर्टेंट बुलेट्स क्या लेके जाऊं मैं आगे, क्वेश्चन के आंसर करने से पहले। H हमेशा किससे जाएगा? बीटा कार्बन से, पड़ोसी से, कितने भी H दिख रहे हो देखने ही नहीं है। ईज कौन सा, अब इसी पे क्वेश्चन भरे पड़े। मैं आपको 5 एल्काइल हैलाइड दूंगी, ऑर्डर लगाओ भाई, इनमें किसमें एलिमिनेशन ज्यादा होगा, जल्दी होगा, सॉरी ज्यादा नहीं, फास्ट होगा। ईज मतलब ईज ऑफ रिएक्टिविटी, फास्ट, जिसमें बनने वाला, आगे बनने वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्यों स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की स्लाइड ओपन की थी। अगर ब्यूट 1 इन बन रहा है किसी केस में और ब्यूट 2 इन बन रहा है, ज्यादा कौन बनेगा और जल्दी कौन बनेगा, इस पे अभी मैं थोड़ी देर में, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन लेने। ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म। पढ़ के नहीं समझ आएगा, अब करके समझ आएगा। यानी जहां पर भी टर्शरी अल्काइल ग्रुप का चांस है वहां पक्का बहुत अच्छा एल्कीन बन रहा होगा। अभी आपको मानना नहीं चाहिए जब तक एग्जाम्पल ना करें, तो सिर्फ बुलेट्स नोट करने के लिए, इसी इन्हीं 4 बुलेट्स पे मेरी ये स्लाइड्स है जो मुझे दिखता नहीं आज पूरी होंगी, सिर्फ इसी एक इकलौते रिएक्शन पे है। और देन जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे वो हमेशा इसी E2 को फेवर करेगा। इसे आप चाहे ना भी नोट करें क्योंकि 12th में E2 E1 का कंपैरिजन आएगा, तब हम बात करेंगे। और ये एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन है ना, आपको एंटी शब्द पता स्टीरियो आइसोमेरिज्म से पता लगता है जो आज मैंने किया। तो आई विल बी टेकिंग दीज बुलेट्स नाउ इन डेप्थ। ये तो जब तक वीक बेस नहीं लाऊंगी, E1 नहीं दिखाऊंगी, ये यूजलेस रहेगा। लेकिन 12th में जब हम E1 पढ़ेंगे, आप E2 का पन्ना खोलोगे तो आपको पता चलेगा हाँ आपने बस लिखवाया तो था। तो ये वाली बुलेट मैं नहीं लूंगी, बाकी आपके साथ अब आज उसको कंप्लीट करेंगे, कर सके तो, नहीं तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो जी, इसे अभी इस बुलेट्स को सिर्फ लिखना, आया कुछ नहीं है इससे, आएगा आप जब हम केसेस करेंगे छोटे छोटे। आ जाऊं, आ गया सबके पास? अब सबसे पहले तो ये अल्कोहलिक केओएच क्या चीज है, कहां से क्या, ऐसे कैसे मान ले, इसका रोल क्या है? सबसे पहले अल्कोहलिक केओएच का मतलब है कोई भी अल्कोहल विद केओएच। ओके, ये तो नाम ही बता रहा था, लेकिन ये दोनों मिलके पहले आपस में क्या करते, दोनों ही क्यों जरूरी है? अल्कोहलिक केओएच ये क्या होगा बच्चों? बेस। ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़ के आ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जीओसी में पढ़ के आ चुके हैं, अल्कोहल्स आर एसिडिक। इनका एच थोड़ा डेस्परेट है, ओ इसका पड़ोसी, तो एच बहुत इजीली निकलने को तैयार है। ये है एसिड, थोड़ा सा ही सही, इसके पास एक एसिडिक एच है और इसके पास तो ये तो बेस है ही। क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, इमीडिएटली वाटर में जाते या अल्कोहल में जाते, लिक्विड में जाते, ये क्या होगा, टूटेगा। और ये क्या बनाएगा, के पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जरा यही देखना सभी लोग, स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरा डिसोसिएट होगा, इसके सामने एक वीक सा एसिड है CH3COOH, अब उसकी भी मजबूरी है, उसको टूटना पड़ेगा। तो जब मेरे पास
एल्कोहल ऐसे ब्रेक होगा CH3 CH2O नेगेटिव और H पॉजिटिव. व्हाट विल हैपन ऑफ दीज टू? वाटर, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है. OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जैसे एक दूसरे को देखेंगे इनको रियलाइज हो जाएगा हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई, जुड़ जाओ, हम नहीं अकेले घूम सकते. फिर क्या बचा? 2 आयंस बचे. आयंस को मेरी मजबूरी है ऐसे दिखाना पड़ता है कि जैसे कि ये जुड़े हुए हैं, बट ये जुड़े हुए नहीं है. ये सॉल्यूशन में आयनिक हमेशा डिसोसिएटेड में रहता है. इसीलिए प्लीज चार्ज हमेशा दिखाइए ताकि आप कल को कंफ्यूज ना हो जाए. इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ, पोटेशियम नहीं बनाता सिग्मा बॉन्ड. जैसे KOH है वैसे ही ये है. यानी सॉल्यूशन में ये 2 आयंस हर वक्त घूम रहे हैं. पर जब हम रिएक्शन इतनी जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हमसे चूक हो सकती है. तो उसके लिए अब मैं एलिमिनेशन में आपको एल्कोहलिक KOH उड़ा के सीधे ये दे दूं, परेशान तो नहीं होंगे? क्योंकि एल्कोहलिक KOH ने अल्टीमेटली क्या करना है, वाटर बना के अलग हो गया. एक ये आयन घूम रहा होगा, एक ये आयन घूम रहा होगा, दोनों को इकट्ठा लिख दिया. बात तो वही है. देखना जरा, बीटा एलिमिनेशन करने की तैयारी कर दी मैंने. चेक कर लो. जिस कार्बन से Cl हटाया उसके पड़ोसी कार्बन से मैंने H हटाया एंड आई एम गेटिंग व्हाट? एल्कीन एलिमिनेशन प्रोडक्ट. आपको रिएक्शन ऐसे भी मिल सकता है. लेस बल्की न्यूक्लियोफाइल नॉट अ गुड बेस. अच्छा सॉरी, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैंने हटाई है कि 12th में ली जाती है, गलती से नीचे लिख दी थी, ये लिखा हुआ हटाना रह गया. लीव इट. सो अब मेरे पास इस स्लाइड पे सिर्फ मेरे को एक चीज बतानी थी. व्हाट डू आई मीन बाय एल्कोहलिक KOH एक्चुअली? नोटेड सो दैट आई शुड शिफ्ट टू नेक्स्ट स्लाइड. तो अभी एल्कोहलिक KOH का इंट्रोडक्शन मैंने खत्म किया. एल्कोहलिक KOH का मतलब कहीं पर भी तैयार रहिए, ETOK, MEOK, TBUOK मिल सकता है. इससे अब आप पूछोगे नहीं क्या है. ये एल्कोहलिक KOH से बनने वाली वो स्पीशीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी. तो TBU का मतलब क्या होगा बच्चों? टर्शरी ब्यूटाइल. अब O है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्योंकि ईथर के लिए तो ऑक्सी आता है ना. टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. तो पता होना चाहिए कि अब मैं एल्कोहलिक KOH नहीं दूंगी लिखा हुआ, अब मैं ETOK दूंगी, TBUOK दूंगी. तो आपको पता हो वो कुछ नहीं, एल्कोहलिक KOH और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है. और उससे सिर्फ एक चीज होनी है, पूरे 2 साल इसका कोई और रोल नहीं रहेगा, एंड दैट इज एलिमिनेशन. ईज. पहले तो मेरे को ईज पे बात करनी है जो मैंने लिखवा दी है. सबसे ज्यादा तो काम ही उस पे है, क्वेश्चंस की कवरेज ही उस पे है. ईज डिपेंड करती है कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाता है. तो पहले तो मैं आपको दे रही हूं बच्चों एल्काइल हैलाइड. ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि ये दिया मैंने आपको एल्काइल हैलाइड. ठीक है, यहां पर भी ना मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था. दिस. अब मेरे साथ देखिए क्वेश्चन, मुझे पता है इजी है लेकिन आप मेरे साथ कर रहे हो मेरे तरीके से. मेरे को अप्रोच सेट करनी है, इसको करना कैसे है मुझे पता है. अब मैं इसको एल्कोहलिक KOH दूंगी. सबसे पहला काम तो क्या होगा, इसके बीटा में जो हाइड्रोजन बैठा है वो हाइड्रोजन इस OH के चक्कर में निकलने लगेगा. जब वो हाइड्रोजन निकलने लगेगा तो इस कार्बन को ये बॉन्ड चाहिए होगा और साथ ही साथ ये Cl भी निकल जाएगा. ठीक है, ये सोचना है हर क्वेश्चन में. नहीं सोचा तो मेरे को 12th में दिक्कत आ सकती है. 11th में तो इसके क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट है नहीं, 12th में दिक्कत आएगी जब E1 सामने खड़ा हो जाएगा. अभी तो E2 अकेला, कंपैरिजन नहीं है. सो इससे क्या होगा, क्लास 11th में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है बीटा लोकेट करने आ जाए, बाकी 12th संभाल लेगी. आपने बीटा पे हाइड्रोजन लोकेट किया और जैसे हम हमेशा करते हैं निकाल दो इन दोनों को, बस. दिस इज क्लास 11th. इन दोनों को निकाल दिया तो क्या आ गया? डबल बॉन्ड. मैं तो इसमें सिस ट्रांस भी पूछ डालूंगी थोड़ी देर में. डबल बॉन्ड आ गया. लेकिन मुझे नहीं भूलना एक और बीटा है, मोर देन 1 बीटा. तो क्या, अब अगर एक और बीटा है तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? आपका सवाल बनना चाहिए भाई इस पे भी तो बीटा है, तो इस पे बीटा पे एक हाइड्रोजन है, तो आपकी मजबूरी आपको इन दोनों को भी निकाल के, ये भी हो सकता है. यस, इन दोनों में से कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल? अनंत, ये फ्रांसिस का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है. यहाँ पे दोनों एल्कीन अलग हैं.
तो जिसने भी ट्रांस बोला है गलत बोला है। ये ब्यूट 2इन है, ये ब्यूट 1इन है, बोथ आर डिफरेंट। दोनों सेम होते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। मुझे बताइए ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है कि ये फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? कॉन्जुगेट किधर है, दो डबल बॉन्ड कहाँ है, कुछ और कुछ और। अब सही शब्दों के आता सब कुछ है, सही शब्द सही जगह लगाने हैं। ये टर्मिनल एल्कीन है, ये नॉन टर्मिनल एल्कीन है। आप अगर ये भी बोलते तो भी मैं पूछती सो व्हाट। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म कितनी बनेगी? 6। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म कितनी बनेंगी? सिर्फ 2। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में शुरुआत में बोला था टर्मिनल एल्कीन इज लीस्ट स्टेबल। तो यहां पर अब आपको पता लगा होगा कि 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाने इज योर फर्स्ट फाइट, और उनमें से मेजर बताना इज नेक्स्ट। पहले तो मेरी तो आज की तो मेरे को इसी में ही बड़ी तसल्ली हो जाएगी, तुम सारे बनवा दो। मेजर माइनर में तो हम अगली क्लास भी लगा लेंगे क्योंकि आगे सारा एलिमिनेशन इसी पे। नाउ कैन आई राइट इसके नीचे मेजर, कैन आई राइट इसके नीचे माइनर? एक प्रोडक्ट और बन सकता है जो मैं मिस कर रही हूं। ये फ्रंट बेंच वाले सारे बताएं, अनुष्का से लेके हरगुन तक सारे बताओ। एक प्रोडक्ट मैं मिस कर रही हूं यहां। बेटा दो ही जगह आ सकता था, दोनों दो ही बीटा लोकेशन है, मैंने दोनों का बना दिया। डबल बॉन्ड की लोकेशन नहीं बदल सकते। तुम में से किसी ने इसको ट्रांस कहा था, सिस भी तो बनाओ इसका। इसको अगर सिस कहा था तो ट्रांस बनाओ, इसको ट्रांस कहा था तो सिस बनाओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है ना। ये मैंने कौन सी फॉर्म बनाई है? यानी ये भी तो बन सकता था ट्रांस। ठीक है, तो इसमें अभी मतलब अपने नोट्स में तीनों फॉर्म बनाइए और अब लिखिए एक सिस है, ऊपर वाली क्या है, ट्रांस, और ये तो माइनर है ब्यूट 1इन। ये होता है प्रोडक्ट पहचानना। इसके लिए जरूरी था जीओसी। जिसने जीओसी नहीं पढ़ा, करा ही नहीं, वो कैसे बताएगा इसमें मेजर कौन सा है? जीओसी में पढ़ा था एल्कीन कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए 12th के चारों चैप्टर में आपने प्रोडक्ट्स पहचानने हैं, आपको बार बार एल्कीन का स्टेबिलिटी, बार बार हाइपरकॉन्जुगेशन, बार बार रेजोनेंस लाना पड़ेगा। हाँ, इन दोनों में कोई मेरे से पूछे तो मेजरेस्ट ट्रांस होगा। डोंट यूज दिस वर्ड, मैंने वैसे ही बोल दिया, बट यस ये होगा। वो क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना उसका नेचर बता देगा। अगर ये आपके स्कूल पेपर्स में है, आप ये 2 पे ही शांति करिए, तीसरा मत बनाइए, टीचर ऑफेंड हो सकता है चेक करने वाला अगर आप 3 बना लेंगे तो। ठीक है, तो वैसे तो आपको तीनों पता होने चाहिए। यूजुअली जेई में क्वेश्चन ऐसे में क्या आता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर या इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, ब्रैकेट में डाल के देते हैं। ब्रैकेट में लिखा होता है विद स्टीरियोआइसोमेरिज्म, अदरवाइज कितने बनने हैं इसके अंदर? 2 ही बनने हैं। तीसरा मैं तब दूंगी जब मेरे को क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा होगा कि मेरे को स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी सोचना है। तो अगर मैं आज की क्लास को बहुत बेसिक पे रखूं तो मैं तीसरे को हाथ नहीं लगाऊंगी। आपको अवेयर कर दिया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा तो सिस और ट्रांस आपको दोनों देने होंगे, और ये क्वेश्चन में क्लियर करते हैं, ऐसे ही नहीं आपको परेशान करने के लिए करते। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हो, क्लियरली 2 बन सकते हैं, और कोई एक उसमें से मेजर हो और कोई एक माइनर हो, इस प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन को कहते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। आज के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी रीजियो सिलेक्टिव है। वुड्स नहीं था रीजियो सिलेक्टिव, ये रीजियो सिलेक्टिव है। रीजियो सिलेक्टिव मतलब ये 2 बन सकते थे जी, एक बना 90%, एक बना 10%। दिस नेचर ऑफ रिएक्शन producing 2 product, one major one minor, is called as regioselectivity। ये रिएक्शन regioselective कहलाएगा आज के बाद से। तो क्या बीटा एलिमिनेशन regioselective है? बिल्कुल है। उसमें 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और कोई एक उसमें मेजर होगा, कोई एक उसमें माइनर होगा। आई होप इतनी देर में regioselective वर्ड तो आ गया होगा, ये तो खैर आ ही गया है आपकी कॉपीज में। तो अब क्या बचा? सिर्फ मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछने बचे। एक दो जितने पूछ सकूंगी पूछूंगी, बाकी उसके बाद टेस्ट काम कर लेगा। माय क्वेश्चन इज, इन दोनों एल्कीन्स में से 1 और 2 में से, ईज की बात हो रही है इतनी देर से,
किस में बीटा एलिमिनेशन फास्ट होगा? पहले वाले में एल्कीन बनाए बिना जवाब नहीं दे सकती मैं। पहले तो फर्स्ट वाले का मैंने एल्कीन बनाया, प्रोपीन। फिर मैंने सेकंड वाले का एल्कीन बनाया, ब्यूटीन। एक टर्मिनल एल्कीन है, एक नॉन टर्मिनल एल्कीन है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। पक्का दूसरे में प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, पहले में देर से बनेगा। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन ईज इन द मोस्ट बेसिक रिएक्शन। सबसे बेसिक एग्जांपल है, कल को आपको दो एल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन का रेट कंपेयर करने को कहें तो ये नोट डाउन। बनने वाला प्रोडक्ट अगर सेम होगा तो दूसरे फैक्टर्स लाएंगे, लेकिन बनने वाले प्रोडक्ट अगर डिफरेंट हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्शन तेज भागेगा, जल्दी प्रोडक्ट की तरफ आएगा। तो अगर आप को कोई कहे खर्चा कम किस में होगा, मैं कौन सा चूज करूंगा, मेरे को एलिमिनेशन फास्ट जाना है, टाइम बचाना है, तो नंबर 2, क्योंकि बनने वाला एल्कीन उसमें ज्यादा स्टेबल है। एनी इशू मायरा? कुछ? हाँ बोलो। मैंने अभी सेम में नहीं दिया, सेम में भी दूंगी, वेट करो, लेकिन दो डिफरेंट में दूं तो क्या? यस, सेम में भी आएगा। आ रहे हैं क्वेश्चन, मेरी ये स्लाइड देख रहे हो, ये इसी बात के लिए है। सेम में भी आएगा, टेस्ट में भी है क्वेश्चन, वो इजी है आपके लिए, पता है वो फटाक। यानी कि दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड में कोई मेरे को कंपेयर करने को कह दे तो ये, सेम में कह दे तो फिर तो आप करेंगे, और वो अब बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन मैंने अभी आपको क्या करवा रही हूं बच्चों, ईज। अब क्योंकि बात आ गई दो सेम की, तो लेट मी ड्रॉ दो सेम ऑल्सो, ताकि आपको ये ना रहे कि हमसे डिस्कशन में वो कंप्लीटली आया नहीं। ये क्या है बच्चों? एन ब्यूटाइल कर लूं मैं? ठीक है, क्लोरोब्यूटेन कह लो इसको, या ब्यूटेन क्लोराइड कह लो, कुछ भी कह लो। एक मैंने आपको ये दिया, और इसको मैं सप्लाई कर रही हूं एल्कोहलिक KOH। दूसरा केस मैं आपको दे रही हूं क्योंकि मेरे को सेम देने की कंडीशन है। देखना, इसमें भी 4 कार्बन की ब्रांच है। नाउ माय क्वेश्चन इज, दोनों को मैंने एलिमिनेशन करना है, एल्कोहलिक KOH देना है, किसमें फास्ट होगा? सेकंड वाले में। बहुत इजीली आप मेरा आंसर कर दोगे, इसलिए मैंने ये लिया नहीं। मेरा इरादा इन था कि ये तो आपने देखते ही दे देना है। क्यों? इसमें बीटा ये है। जब आप इसका एल्कीन बनाने लगोगे, आपको दिख ही रहा है, इसमें एक साइड तो टर्मिनल तो ये भी है, टर्मिनल वो भी है, लेकिन इस साइड अगर मैं अल्फा H काउंट करूंगी तो मिल जाएंगे मेरे कुछ हैं। इसके एल्कीन की बात करूंगी तो ये, इसमें अल्फा H कितने? 2। इसमें अल्फा H कितने? कौन सा ज्यादा स्टेबल? वो ज्यादा ईज दिखाएगा। तो सेम वाला आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अगर मैं डिफरेंट वाला बात कर लेती। माय टुडेज टेस्ट एंड DPP विल टेक केयर ऑफ दिस। इरादा नहीं था, बट गुड दैट समबडी आस्क्ड, तो मुझे जरूर लेना चाहिए, क्लैरिटी आ जाती है। अब मैं बात क्या कर रही थी, ईज की। तो ईज के लिए जो मेरे को आता था मैंने सारा कवर करा दिया, जो आपके लायक है मैंने सारा कवर करा दिया। इतनी देर से ये बात तो हो रही है कि आर के बारे में, हेलोजन के बारे में बात ही नहीं हुई। कौन सा, किसमें एलिमिनेशन फास्ट होगा? चेक एवरीवन, दो केस दे रही हूं, कोई चक्कर ही नहीं बीटा वाला। एक ये, और दोनों को मैंने एल्कोहलिक KOH दिया। अब इसमें आपको दोनों सब कुछ सेम दे डाले, फर्क क्या है? जाने वाला। जाने वाले को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। H तो जा ही रहा है, H तो बहुत सारे थे, उसके लिए मैंने बीटा वर्ड इस्तेमाल कर लिया। अब एक और वर्ड उसके लिए क्यों लाऊं? दूसरा लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो अगर कोई मेरे को कहे, टर्मिनोलॉजी समझिए पहले, आयोडो इथेन को अगर मैं एलिमिनेट करूं तो लिविंग ग्रुप कौन सा है? आप मत कहना H और I, लिविंग ग्रुप है I। H ने तो पीछे पीछे साथ जाना ही है, H के लिए मैं बीटा बोल आई। अगर कोई सवाल पूछे H कौन सा जाना है, तो बोलोगे बीटा। जाना किसने? लिविंग ग्रुप किसको कहा गया है? बड़े उस ग्रुप को जो हेट्रो एटम था, हेलोजन। H को नहीं कहा गया लिविंग ग्रुप। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा बच्चों, कि ये बॉन्ड? आयोडीन वाला जल्दी टूटेगा, बड़ा है।
तो 6p ओवरलैप किए बैठा है अपना हाइड्रोजन के साथ, एक ये छोटा और एक ये बड़ा, लास्ट क्लास में बात हो चुकी। आयोडाइड तो बहुत ही वीकली मतलब बॉन्ड बना रखा, इसी ने तो लास्ट क्लास में रिएक्शन को रिवर्स मार दिया था, इफ यू रिमेंबर। मैं आयोडो एल्केन बना ही नहीं सकती, रिवर्स मार जाता है। तो लिविंग ग्रुप अगर सब कुछ सेम है, आयोडाइड की ईज ज्यादा होगी। तो अगर मेरा यही क्वेश्चन ये होता, आइडेंटिफाई दोनों में एलिमिनेशन के अंदर ईज किसकी ज्यादा, आप किसकी देते? ऑलवेज आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। फ्लोराइड तो है ही नहीं हमारे पास अभी। लास्ट, पहले इसको नोट करो, सेकंड और थर्ड पॉइंट को नोट करो, फिर देखती हूँ लास्ट पे जाने की मेरे को जरूरत भी है कि नहीं। बस इसके बाद का अगली क्लास में लेंगे। इसको नोट पूरा करेंगे आप, क्योंकि मुझे लगता है नोट करने के बाद आप लोग शायद मेरे को थर्ड पॉइंट समझाने को मना ही कर दें, आपको आ जाएगा। मतलब नहीं तो अगली क्लास में तो लेंगे ही लेंगे। एक्सप्लेन ये लास्ट कर रही हूं मैं। लिविंग ग्रुप भी कई बार डिसाइड कर देता है, जब बाकी सारी चीजें सेम होंगी लिविंग ग्रुप तब आएगा, इसलिए नंबर 2 पे लिखा है, इसको नंबर 1 पे नहीं लिखा। राइट। नंबर 3 क्या है? सबके पास ये सोचना मत अभी ये क्या है, लेंगे। अपने आप को थोड़ा टाइम देना, मैं इससे बचूंगी नहीं। अब मेरे पास आज टाइम नहीं है इसलिए, वरना मेरे को आज लेना ही लेना था। तो अब अगर मैं समराइज करूं आज के एलिमिनेशन को, तो समरी क्या है मेरे एलिमिनेशन की? आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH दीजिए, क्या होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, दैट टू बीटा एलिमिनेशन। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कीन। दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी less stable, that's why minor. More substituted alkene will be more stable, that's why major. इसके बाद किसी का पेन नहीं चलना चाहिए, that is my request. रीजियो सिलेक्टिविटी क्या थी, जस्ट समराइज करा रही हूं कि जनरली कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, ये नाम बाद में बात करेंगे। अभी कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है जो मैंने अब तक बताया आपको? मोर स्टेबल एल्कीन। इस बारे में ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये सारा प्रोडक्ट कौन सा मेजर कौन सा माइनर, उसको रिसर्च करने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जो भी थे, उन साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट के लिए पोस्ट टिकट तो नहीं निकाली। ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट करना होता तो उसके नाम पे कोई अवार्ड रख देते हैं या कुछ रख देते हैं, उनके नाम पे हमने मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रख दिया। अगली क्लास में आपको पता चलेगा, जब मैं पूछूंगी इसमें मेजर कौन सा है, आप मेरे को मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सेटजेफ इज मेजर। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को नाम दे दिया गया सेटजेफ, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को नाम दे दिया गया हॉफमैन। यानी जो माइनर बन रहा था ना, कम स्टेबल एल्कीन, नेक्स्ट क्लास में ये वर्ड्स आ जाएंगे। ये वाला तो वो रिएक्शन है जिसमें सेटजेफ मेजर बनता है, इसमें जो माइनर बनता है वो कौन सा बनता है? हॉफमैन। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं रिएक्शन में यहां पर लिखेंगे। ये तो चलो सेम वाला था, बट कहीं अगर मेरे को इस तरह का, यस, तो इसको मैं क्या लिखूंगी नेक्स्ट क्लास में? सेटजेफ। इसको क्या लिखूंगी? हॉफमैन। तो यहां ये चीजें धीरे धीरे अब नेक्स्ट क्लास में आएंगी। तो आज की क्लास के कंटेंट को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसको भूल के आए तो मेरे ये स्लाइड से ही आपको पता चल रहा है खराब हो जाएगा। मैं हॉफमैन सेटजेफ तो तब लेके आऊंगी जब आपको याद रहेगा स्टेबल कौन सा था, मेजर कौन सा था। दिस इज हाउ ऑर्गेनिक विल गो। एक क्लास अगली क्लास का पूरा बेस बनेगी।